पूरे 3 साल तक उसका पीछा किया और आखिर में ये सब मिला क्या? कुछ नहीं मिला। बस यही कहूँगा, मेरी आंखें ही खराब थीं, मेरी ही किस्मत खराब थी। ये कहकर मैंने हाथ में पकड़ी लव लेटर कूड़ेदान में फेंक दी और गले में जो गुलाबों का बड़ा गुच्छा था वो भी वहीं मौके पर क्लास के सारे स्टूडेंट्स में बांट दिया। सबको एक एक नई जिंदगी मिली है, तो कौन इतना पागल होगा जो उस बकवास मजाक के लिए फिर से किसी की जी हुजूरी करे। सारे गुलाब बांटने के बाद मैं अपनी सीट पर वापस आया, एक हाथ से सिर टिकाया और बगल में बैठी लड़की की तरफ देखा। ये छोटी लड़की अब भी वैसी ही थी, हमेशा अपना आधा चेहरा कॉलर में छुपाए रखती थी, सिर झुकाए कुछ लिख पढ़ रही थी, लंबी पलकें हल्के से कांप रही थी। वो मासूम और सॉफ्ट सा लुक देखकर मेरा दिल पिघल गया। मन तो कर रहा था वहीं उसे गले लगा लूं। मैं उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया और पिछले जन्म की सारी यादें एक एक करके दिमाग में आने लगी। पिछले जन्म में मैंने शियाओ हुआ का पूरे 5 साल पीछा किया था। वो एक तरफ मुझे झूठी उम्मीद देती रहती थी, दूसरी तरफ बार बार मेरा प्रपोजल ठुकरा देती थी। आखिरकार चौथे साल की एक बरसाती रात मैंने अचानक उसे किसी और की गाड़ी में बैठते देख लिया और तभी मुझे सच्चाई समझ आई। उसके बाद मैं जान लगाकर बिजनेस में जुट गया। काम भी अच्छा चलने लगा, लेकिन ज्यादा देर तक आंखों का इस्तेमाल करने की वजह से आखिर में रेटिना डिटैच्ड हो गया। उस वक्त एक अननोन डोनर ने मुझे फ्री में अपनी कॉर्निया डोनेट की थी। पूरे 3 साल बाद जाकर मुझे उस डोनर की पहचान पता चली। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो कोई और नहीं, मेरा हाई स्कूल का बेंच पार्टनर शेन जी था। लेकिन तब तक वो कैंसर की वजह से इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुका था। मैं उसकी छोड़ी हुई डायरी सीने से लगाकर फूट फूट कर रोया और उसमें लिखी एक एक बात पढ़ी। 2012 1 सितंबर, आज ट्रांसफर होकर स्कूल आने का पहला दिन है। मेरा नया बेंच पार्टनर मुफैंग बड़ा गुस्सैल लगता है। 2012 30 सितंबर, देखने में गुस्सैल लगने वाला मुफैंग असल में बहुत अच्छा इंसान है। 2012 24 दिसंबर, बर्फ गिर रही थी। आज पीरियड का दर्द बहुत तेज था। मुफैंग तेज बर्फबारी में बाहर जाकर मेरे लिए पैड लेकर आया। लगता है मुझे सच में मुफैंग पसंद आने लगा है। 2013 25 जून, इस बार एग्जाम अच्छा गया, बस उम्मीद है मुफैंग के साथ एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। 2020 9 जुलाई, कैंसर सच में बहुत दर्द देता है, अभी मरना नहीं चाहती, पर अगर मैं चली भी गई तो मेरी आंखों की कॉर्निया अगर हमेशा मुफैंग के साथ रह सके तो ये भी बुरा नहीं है। 2020 20 जुलाई, मुफैंग, आज चांद बहुत रोशन है, पर रोशन होने से क्या फायदा, फिर भी रोशन तो है ही। मुफैंग अलविदा, शायद तुमसे मिलना ही मेरी इस जिंदगी की पूरी किस्मत थी। बगल में बैठी लड़की की सॉफ्ट सी आवाज ने मुझे अचानक यादों से बाहर खींच लिया। शीन जी ने शर्माते हुए सिर झुकाकर हल्की आवाज में पूछा, मुफैंग, वो फूल तो तुमने क्लास मॉनिटर को देने के लिए रखे थे ना, फिर आखिर में सबको एक एक क्यों बांट दिया? मेरी नाक में अचानक चुभन हुई और मैं हंस पड़ा। पूछा, क्यों, तुम्हें फूल बहुत पसंद है? अगर पसंद है तो कल तुम्हें अलग से एक गुच्छा दूंगा। शेन जी वहीं जड़ हो गई, बेसाख्ता सिर उठाकर हैरान होकर मुझे देखने लगी। अरे, मुझे फूल क्यों दोगे, और क्या वजह हो सकती है? क्योंकि तुम इसके लायक हो। हाँ हाँ। शेन जी का चेहरा तुरंत कानों तक लाल हो गया। घबराकर सिर वापस कॉलर में छुपा लिया। लंबे बाल कंधों पर बिखरे थे। वो शर्माया हुआ प्यारा सा चेहरा देखकर बड़ा क्यूट लग रहा था। दोबारा इस पॉइंट पर लौटकर, भले ही पिछले जन्म की करोड़ों की दौलत नहीं है, पर जिस लड़की के लिए दिल धड़कता है वो बगल में ही बैठी है, नजर उठाते ही दिख जाती है। जब मैं उसे और छेड़ने की सोच ही रहा था तभी क्लास टीचर वांग बोयुआन एक बड़ा सा पेपर बंडल लेकर क्लास में आ गए। अगले 2 पीरियड सरप्राइज टेस्ट होने वाला था, लेकिन जैसे ही वो अंदर आई उन्होंने देखा कि क्लास में हर किसी के हाथ में गुलाब है। वांग बोयुआन ने हैरानी से पूछा, तुम सब मिलकर फूल खरीदने गए थे क्या? स्टेज के बगल में बैठा एक स्टूडेंट हंसते हुए बोला, टीचर, ये तो मुफेंग ने खास आपके लिए मंगाए हैं, क्योंकि आप इन दिनों बहुत मेहनत कर रही हैं, आपका हौसला बढ़ाने के लिए मुफेंग ने भेजे। वांग बोयुआन ने भौं उठाकर मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, तू तो बड़ा ख्याल रखने वाला निकला। ठीक है, इनाम में तुझे एक सेट किताबें दूंगी। जब बात खुली गई तो मैं खड़ा होकर सीरियस फेस बनाकर बकवास करने लगा। टीचर, ऐसी बात मत करो, हमारे बीच का रिश्ता इनाम की बात करके छोटा मत करो। आपके ही हाथों तैयार स्टूडेंट हूं तो आपकी परेशानी बांटना तो बनता है। अच्छा अच्छा, तुझे मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जल्दी बैठ, टेस्ट की तैयारी कर, इस बार खाली पेपर मत देना। वांग बोयुआन ने हाथ हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। पेपर बंटने के बाद पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। सब सिर झुकाकर लिखने लगे। मैंने डेस्क में काफी देर तक ढूंढा पर कोई चलने वाला पेन नहीं मिला। बस मुड़कर सीधे शेन जी को घूरने लगा। पिछले जन्म में जितना देख नहीं पाया, इस बार एक एक करके सब वापस पाऊंगा। मुफेंग, तुम मुझे इस तरह घूर रहे हो, मुझे घबराहट हो रही है, सवाल हल नहीं हो रहे, मैं एक पेन दे देती हूँ, प्लीज मुझे मत देखो। शेन जी ने एक पेन दोनों हाथों से मेरी तरफ बढ़ाया, आवाज पतली सी, लहजे में घबराहट भरी हुई। वो सहमा सा अंदाज देखकर पहले मैं एक पल के लिए ठिठका, फिर हंस पड़ा, पर दिल में एक अजीब सी टीस भी उठी। यही तो बात है, ये छोटी लड़की हमेशा से इतनी सॉफ्ट हार्टेड रही है। पिछले जन्म में जब उसकी बीमारी से मौत हुई तब भी मैं अपने दिल की बात नहीं कह पाया था। ठीक है, पेन दे दो, तुम फोकस होकर सवाल हल करो। शेन जी ने प्यारे से सिर हिलाया, फिर से सिर झुकाकर पेपर लिखने लगी, पर पेन लेने के बाद मैंने भी पेपर पर कुछ नहीं लिखा, बल्कि एक हाथ से सिर टिकाए खिड़की के बाहर देखते हुए खोस आ गया। भले ही पिछले जन्म की दौलत नहीं है, पर जिससे मैं प्यार करता हूँ वो लड़की बगल में ही है, नजर उठाते ही दिख जाती है, रोज साथ में स्कूल आना जाना, ऐसी जिंदगी में और क्या चाहिए।
पर जल्दी ही मैं होश में आया। इस तरह की जिंदगी बचाने के लिए मुझे शेन जी के साथ एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। पिछले जन्म में एक हादसे की वजह से मेरा एग्जाम खराब हो गया था। मार्क्स नॉर्मल से पूरे 40 कम आए थे और आखिर में मैं शेन जी के साथ एक ही यूनिवर्सिटी जाने का चांस मिस कर बैठा था। अभी एग्जाम में सिर्फ 99 दिन बचे हैं। मुझे जल्दी से पढ़ाई पूरी करनी होगी और पैसे कमाने का प्लान भी अभी से शुरू करना होगा। पूरी कमाई करने के बाद ही मैं बिना किसी परेशानी के इस लड़की की लंग कैंसर की बीमारी का इलाज करा पाऊंगा। मैंने धीरे से कुछ बुदबुदाते हुए चुपचाप बैठी शेन जी को देखा और मन ही मन ठान लिया, इस जन्म में मैं उसे कोई तकलीफ या दर्द नहीं झेलूंगा। छुट्टी होते ही मैं तुरंत क्लास से निकलकर सीधे स्कूल की साइकिल पार्किंग की तरफ भागा। पर वहां पहुंचकर एक बड़ी दिक्कत सामने आई। मुझे बिल्कुल याद नहीं था कौन सी साइकिल शेन जी की है। कोई चारा न देखकर मैं सिर झुकाकर एक एक साइकिल देखने लगा। छोटे फेंग यहाँ चोरों की तरह क्या कर रहा है? साइकिल चुराकर बेचकर बाई निंगबिंग के लिए गिफ्ट खरीदने का इरादा तो नहीं? होश में आ, यहाँ सारी पार्किंग सीसीटीवी में है। पकड़ा गया तो खत्म हो जाएगा। मैं पीछे मुड़ते ही देखता हूँ, ये तो मेरा बचपन का दोस्त का जेन है। दिल जो अभी तक धड़क रहा था, राहत की सांस ले उठा। बेटे अपने बाप को कोसता है। मैं तो सोचा गार्ड आ गया, मैं साइकिल क्यों चुराऊंगा? पैसे की कमी नहीं है मुझे। तुझे पूछता हूँ, पता है कौन सी शेन झी की साइकिल है? शेन झी मतलब वो जो ट्रांसफर होकर आई है, ज्यादा बात नहीं करती? मैंने सिर हिलाया। उसने आगे कहा, पता है देख, इन सब साइकिलों में जो सबसे टूटी फूटी और पुरानी है वही उसकी होगी। कर जेन की बात मानकर मैंने फिर से एक चक्कर लगाया और सच में एक बहुत ही पुरानी सी साइकिल दिखी। उसकी हालत तो ऐसी थी जैसे मुझसे भी ज्यादा उम्र की हो। छोटे फेंग, तू उस गूंगी लड़की की साइकिल क्यों ढूंढ रहा है? बड़ों के काम में बच्चे कम दखल दें। मैं बैठकर जेब से पहले से तैयार स्टिकी नोट निकालकर सीधे शेन जी की साइकिल की पिछली सीट पर चिपका देता हूँ। उस पर साफ साफ 4 बड़े शब्द लिखे थे, पीछे से टकराकर शादी करो। स्टिकी नोट चिपकाकर मैं संतुष्ट होकर उठा। छोटे फैंग, शेन जी की साइकिल पर ये क्यों चिपकाया? कहा ना, बड़ों के काम में बच्चे दखल न दे। ज्यादा जानना तेरे लिए ठीक नहीं। मुझे कर जेन को समझाने की जल्दी नहीं थी। मुझे तो जल्दी क्लास वापस जाना था। शेन जी के बगल में जाकर चिपकना था। छोटे फेंग, मुझे लग रहा है आज तो कुछ अलग है। पहले तो लंच में तेरा कहीं पता नहीं चलता था, पर जहां भी 10 मीटर के अंदर देखो बाई निंगबिंग जरूर होती। कर जेन ने बोलते हुए चारों तरफ भी देख लिया। पर आज वो कहाँ है? बाई निंगबिंग कौन? पहचानता नहीं? नहीं जानता? अच्छा अच्छा, समझ गया। तू फिर से प्रपोज करके रिजेक्ट हो गया है और मुझसे झूठ बोल रहा है ना। 2 दिन बाद वो तुझे थोड़ा सा प्यार दिखाएगी तो तू फिर से दुम हिलाते हुए पीछे भागेगा। कर जेन तो अपने इस दोस्त को अच्छी तरह जानता था। जब से बाई ने इन को पसंद करना शुरू किया है, बिल्कुल जी हुजूर बन गया है। कितना भी समझाओ नहीं मानता, फिर भी जैसे जिन्न चढ़ गया हो। तो बहुत सोच रहा है, वो लड़की बहुत शैलो है, उसके पीछे टाइम वेस्ट करने लायक नहीं है। अब से मैं मेहनत से पढ़ूंगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, देश की सेवा करूंगा। मुझे बेवकूफ बना सकता है पर खुद को धोखा मत दे यार। जा भाड़ में, प्यार का मामला है, विश्वास हो न हो तेरी मर्जी। मैंने बेमन से कर झेम को एक लात मारी और मुड़कर तेजी से क्लास वापस भागा। समय बीतता गया। शाम को स्कूल की छुट्टी हो गई। शेन जी बैग पैक करके सिर झुकाए क्लास से बाहर निकल गई। पर मुझे बाई निंगबिंग ने क्लास में ही रोक लिया। वो घमंड से भरकर मेरे सामने खड़ी होकर बोली, मुफेंग, आज रात मुझे घर छोड़ दो। तुम पहले लड़के हो जिसे मैं मौका दे रही हूँ मुझे घर छोड़ने का। ये सुनते ही आसपास खड़े स्टूडेंट्स हैरान रह गए। बाई निंगबिंग ने खुद मुफेंग को छोड़ने बुलाया? क्या जी, हुजूरी करते करते आखिर में सब कुछ मिल ही जाता है। उसी वक्त क्लास के दरवाजे पर पहुंची शेन जी ने भी ये सब सुन लिया। उसके कदम रुक गए, चेहरा फिर से कॉलर में छुपा लिया, आंखों में उदासी की झलक आई और वो तेजी से वहां से चली गई। ये सीन मेरी नज़रों से नहीं बचा। मेरा दिल तुरंत कस गया और बाई निंगबिंग के प्रति मेरा रवैया भी बिगड़ गया। मैंने डेस्क में हाथ डालकर एक छोटी टॉर्च निकाली और उसे दे दी। अंधेरे से डर लगता है? आसान है, टॉर्च जलाकर रखो, डर नहीं लगेगा। और हाँ, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, स्कूल से बाहर बाईं तरफ वाली सड़क पर 2 दिन पहले ही एक्सीडेंट हुआ था। अभी भी सड़क किनारे फूल मालाएं पड़ी हैं। और ये भी नहीं बताऊंगा कि 2 गलियां आगे एक पागल बूढ़ा रहता है जो रात में अकेली लड़कियों के पीछे चलने का शौकीन है। बाई निंगबिंग ये सुनकर पूरा पीला पड़ गई, आंखें लाल हो गईं और आंसू टप टप गिरने लगे। मॉनिटर, प्लीज मत रो। अगर किसी ने देख लिया तो गलतफहमी हो जाएगी कि हमारे बीच कुछ है। मैंने बोलते बोलते ही क्लास से बाहर निकलने के कदम बढ़ा दिए। जरा भी उसे मनाने का इरादा नहीं था। मैं भाग के उस सीधे पार्किंग पहुंचा और दूर से ही वो छोटी सी छाया दिख गई। मैं जल्दी से अपनी साइकिल ढूंढकर गहरी सांस ली। सही टाइमिंग और सही ताकत नापकर मैंने अपनी साइकिल सीधे शेन जी की साइकिल की पिछली सीट से टकरा दी। अरे! शेन जी चौंककर तुरंत साइकिल से उतर गई। मुड़कर देखा तो मेरा मुस्कुराता चेहरा दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चेहरे पर लिखा हो मैंने जानबूझकर किया। मुंह फेंग, तुमने जानबूझकर मेरी साइकिल से टक्कर मारी? मैंने भाव उठाकर मासूमियत से उसकी साइकिल की पिछली सीट पर लगे स्टिकी नोट की तरफ इशारा किया। तुमने खुद चिपकाया है, इस पर लिखा है पीछे से टकराकर शादी करो। शेन जी ने सिर झुकाकर देखा। शब्द पढ़ते ही चेहरा एकदम लाल हो गया। घबराकर सफाई देने लगी। ये मैंने नहीं चिपकाया, किसी और ने चिपकाया है। मुझे पता है। मैं मुस्कुराते हुए शेन जी को देखता रहा। शेन जी ने अचानक सिर उठाया। वो बड़ी बड़ी आंखों से हैरान होकर मुझे देखने लगी। कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। जल्दी से सिर वापस कॉलर में छुपा लिया। तब उसे समझ आया कि ये तो पहले से मेरा प्लान था। तो तुमने चिपकाया, वो भी नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? ये तो साफ साफ तुम्हारी साइकिल पर चिपका है। शेन जी ने सिर झुकाकर धीमे से कहा।
पर वो मैंने नहीं लिखा। वो जाना चाहती थी पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। घबराहट में आंखें भर आईं। साफ लग रहा था उसे बुरा लगा है, रोना चाहती है पर हिम्मत नहीं है। आंसू निकलते ही जल्दी से हाथ से पोंछ रही है। बीच बीच में चुपके से मुझे देख भी लेती थी। डर था कि मैं फिर से छेड़ूंगा। उसे बड़ा बुरा लग रहा था। वो सिर्फ साइकिल लेने आई थी, बेवजह छेड़ा गया। ऊपर से शादी जैसी बात। सामने सॉफ्ट सी शेन जी को देखकर आखिर मुझे उसे छेड़ने का मन खत्म हो गया। अच्छा अच्छा, देखो कितना डरा दिया। अब नहीं छेड़ूंगा। वैसे भी ऐसा मत सोचो कि मुझसे शादी करना घाटे का सौदा है। आखिर मेरी हैंडसम, स्मार्ट, हर किसी की पसंद, हर जगह हिट होने वाला बंदा हूँ। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। तब शेन जी ने धीरे से सिर उठाया। आंखों में अभी भी आंसू के कतरे थे। हैरानी से पूछा, घर छोड़ोगे? पर वो नहीं तो और क्या, यहाँ कोई दूसरी शेन जी है क्या? पर अभी अभी मॉनिटर ने तुम्हें बुलाया था घर छोड़ने के लिए। उसे छोड़ने नहीं जाओगे? मैंने भौं हल्के से सिकोड़ी और हाथ बढ़ाकर शेन जी की माथे पर हल्की सी टाप मारी। उसने बुलाया तो मुझे उसे जरूर छोड़ना पड़ेगा क्या? शेन जी को टाप लगते ही उसकी गोरी नाजुक पेशानी पर हल्की सी लाली आ गई। पर मुफेंग, तुम पहले हमेशा मॉनिटर से पूछते थे कि उसे घर छोड़ूं या नहीं, और वो मना करती फिर भी तुम चुपके से उसके पीछे पीछे जाते थे। ये सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने बात ली। बस बहुत बातें हो गई, चलो जल्दी। कहते हुए मैं साइकिल पकड़कर आगे बढ़ने लगा। शेन जी भी जल्दी से अपनी पुरानी साइकिल पकड़कर छोटे छोटे कदमों से मेरे पीछे भागी। चेहरे पर छिपाई ना जा सकने वाली मुस्कान थी। स्कूल से निकलकर बगल की छोटी गली में मुड़ते ही मैंने कदम धीमे किए और शेन जी के साथ बराबर चलने लगा। तब जाकर शेन जी को यकीन हुआ कि मैं सच में उसे घर छोड़ने वाला हूँ, मजाक नहीं कर रहा। मुफेंग, तुम सच में मुझे घर छोड़ोगे? झूठ बोलकर क्या फायदा? बस हमारे घर एक ही रास्ते में पड़ते हैं। पर तुम्हारा घर तो उस रास्ते से जाना चाहिए था। मैं पहले ऑफिस को असाइनमेंट देने गया था, तब गलती से तुम्हारी स्टूडेंट फाइल दिख गई। उसमें एड्रेस देख लिया। शेन जी ने बोलते हुए शर्मीली अंदाज में अपनी बड़ी सी यूनिफॉर्म की आस्तीन से पतली उंगली निकालकर उल्टी दिशा में एक रोशन बड़ी सड़क की तरफ इशारा किया। मैंने वो चमकती हुई सड़क देखी, फिर उस पुरानी गली को देखा जिस पर हम अभी चल रहे थे, और वहीं ठिठक गया। मेरा घर तो शहर की चहल पहल भरी नई गली में है। हर रात घर लौटते वक्त रोशनी और लोगों से भरी सड़क मिलती है। पर शेन जी का घर इस टूटी फूटी पुरानी बस्ती में है। स्ट्रीट लाइट्स बरसों पहले खराब हो चुकी थी। पूरी सड़क पर कोई नजर भी नहीं आता। इतनी सुनसान की डर लगे। तब समझ आया, पिछले जन्म में हर रात स्कूल के बाद वो हमेशा चुपके से मुझे उस रोशन सड़क पर जाते हुए देखती रहती थी और खुद मुड़कर अंधेरे में समा जाती थी। पर उसकी डायरी में तो साफ लिखा है कि वो सबसे ज्यादा अंधेरे से डरती है। ये सोचते ही मेरी नाक फिर से चुभी। इस लड़की के लिए तरस दोगुना हो गया। मैंने नाक सिकोड़ी, मुस्कुराते हुए बोला, इतना कुछ छुपा छुपा कर मेरा एड्रेस देखने की हिम्मत की तो सजा तो बनती है। सजा ये कि अब से हर दिन स्कूल के बाद मैं ही तुम्हें घर छोड़ूंगा। ये भी सजा कहलाती है? बिल्कुल कहलाती है। मैं आंखें झुकाकर हंसा। शेन जी का दिल गर्माहट से भर गया, पर उसने इस बात को सच नहीं माना। वो मन ही मन खुद को समझाने लगी, बेवकूफ शेन जी, सच मत मान लेना, ये तो बस मुफैंग का पल भर का शौक है। आखिर उसे तो हमेशा से मॉनिटर बाय निंगबिंग ही पसंद रही है। रास्ते भर जब तक मैं खुद कुछ नहीं बोलता, शेन जी चुपचाप साथ चलती रही। एक भी फालतू शब्द नहीं बोला। दोनों बस साइकिल पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। शियाओ यी, तुम पहले कौन से स्कूल में पढ़ती थी? सीनियर ईयर जैसे इंपॉर्टेंट टाइम पर ट्रांसफर क्यों किया? अचानक जो उत्सुकता हुई। मुझे साफ याद है, वो पहले तो शिडा एफिलिएटेड हाई स्कूल में पढ़ती थी। वहाँ का टीचिंग स्टाफ हमारे स्कूल से कहीं बेहतर था। अचानक ट्रांसफर क्यों हुआ? शेन जी थोड़ी देर चुप रही, फिर उसे समझ आया कि मैं उससे बुला रहा हूँ। शियाओ ये नाम सुनते ही उसके गाल चुपके से गुलाबी हो गए। पर कुछ सेकंड बाद उसकी आंखों में उदासी आ गई। होंठ भींचकर वो चुप रही, कोई जवाब नहीं दिया। तब मुझे समझ आया कि ये लड़की नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि वो क्यों ट्रांसफर हुई। आखिर उसकी डायरी में भी इस बारे में कभी कुछ नहीं लिखा था। मैंने ज्यादा नहीं पूछा। बाद में खुद पता करने का सोचा और बात बदल दी। कोई बात नहीं, नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। अच्छा, तुम्हारे घर में मम्मी पापा क्या करते हैं? मैं जैसे कोई एड्रेस वेरिफिकेशन ऑफिसर बन गया था। शेन जी की हर बात जानने को बेताब था। मम्मी को गंभीर बीमारी है, काम नहीं कर सकती। पापा 2 साल पहले गुजर गए। अभी मैं और मम्मी सरकार की मदद से गुजारा कर रहे हैं। शेन जी ने प्यारे से जवाब दिया। आवाज में कोई परेशानी नजर नहीं आई, पर यह सुनकर मेरा दिल सुई सा चुभने लगा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि शेन जी की फैमिली की हालत इतनी खराब है। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले जन्म में क्लास के बाकी बच्चे ब्रेक में स्नैक्स और मिल्क टी लेने जाते थे, पर मैंने शेन जी को कभी कुछ खाते नहीं देखा। यहाँ तक कि पूरे साल वो सिर्फ पुरानी धुली हुई यूनिफॉर्म पहनती थी। हमेशा कमजोर सी दिखती थी। शायद उसके आखिर में कैंसर होने की वजह उसकी बचपन की लंबे समय की कमजोर सेहत थी। सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम्हारे घर की हालत ऐसी है। शेन जी ने हल्के से सिर हिलाकर धीमे से कहा। कोई बात नहीं। फिर दोनों चुप हो गए। मैंने मन ही मन ठान लिया, पैसे कमाने का प्लान तुरंत शुरू करना होगा। शेन जी की हालत मेरी सोच से भी ज्यादा खराब है। इस जन्म में मैं उसे पिछले जन्म की तरह अकेला और मुश्किल में नहीं छोड़ूंगा। ज्यादा दूर नहीं गए थे कि शेन जी एक बहुत ही पुरानी सी सोसाइटी के गेट पर रुक गई। मुफिंग, मेरा घर आ गया। आज मुझे छोड़ने के लिए थैंक्स। तुम भी जल्दी घर जाओ, रात को ठंड होती है। मैंने सामने देखा, ये बिल्डिंग तो लगभग खंडहर जैसी थी। इस लड़की के प्रति तरस और बढ़ गया। मैंने चारों तरफ देखा। थोड़ी दूर एक आंटी शुगर के कैंडी वाले फल बेच रही थी। शियाओ, ये तुम्हें कैंडी वाला फल पसंद है? रुको, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ।
मैंने शेन जी को मना करने का मौका ही नहीं दिया। साइकिल छोड़कर सीधे भाग गया। थोड़ी देर में हाथ में एक कैंडी वाला फल लिए वापस आया। बस आखिरी वाला ही बचा था। शेन जी ने घबराकर हाथ हिलाया। आवाज में जल्दबाजी थी। नहीं नहीं, तुम इसे वापस कराओ, बहुत महंगा है। वापस क्यों करूं? बस यही आखिरी बचा था। अंकल ने 50 पैसे कम भी लिए, फिर भी 3 रुपए तो पड़े ही। इस छोटी लड़की को कीमत भी बिल्कुल याद थी। यानी वो पहले खरीदना चाहती थी पर पूछने के बाद भी नहीं खरीद पाई थी। मेरा दिल भर आया। मैंने सीधे कैंडी वाला फल उसके हाथ में थमा दिया। तुम्हें लग रहा है मेरे पैसे खर्च हो गए इसलिए दिल में गड़बड़ महसूस हो रही है ना? शिन जी ने हल्के से सिर हिलाया। तो आसान है, किसी और तरीके से मुझे थैंक्स कहो, ठीक है? ठीक है, कैसे थैंक्स कहूँ? शिन जी ने थोड़ा सिर ऊपर उठाया। गुलाबी गाल पीली स्ट्रीट लाइट में देखने में दिल में हलचल मचा रहे थे। मैंने आंखें घुमाई और शरारत से बोला, बहुत आसान है। आंखें बंद करो और चेहरा पास लाओ। शिन जी ने प्यारे से सिर हिलाया। आज्ञाकारी तरीके से आंखें बंद कर चेहरा पास लाया। ठंडी चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। लंबी पलकें हल्के से कांप रही थीं। मैं उसे देखते हुए मुस्कान रोक नहीं पाया। सच में बहुत खूबसूरत। पिछले जन्म में मैं कितना अंधा था जो इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर उस भ्रम के पीछे भागता रहा। शीन जी आंखें बंद किए कुछ सेकंड इंतजार करती रही। फिर अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। ये तो वैसा नहीं है जैसे टीवी में होता है। हर बार हीरोइन आंखें बंद करके चेहरा पास लाती है तो हीरो किस करता है। मुफिंग, क्या मुझे किस करोगे? पर उसे तो पसंद है मॉनिटर बाय निंगबिंग। मैं अभी तैयार नहीं हूँ, ग्रेजुएशन से पहले ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। एक पल में शेन जी का दिल घबराहट से भर गया। दिल धड़कन गले तक आ गई। घबराकर उसने अचानक आंखें खोल दी और उसी सेकंड उसे मेरी तरफ से आती गर्माहट महसूस हुई। इस पल वो सांस लेना भूल गई। एक रात पहले मैंने कैंडी वाले फल से पड़ोसी सीट वाले का पहला किस छीना। दूसरे दिन सुबह गर्म नाश्ते से उसे फुसलाकर अपनी वाइफ बनाने को राजी किया। शियाओ यी ने मेरा दूध पिया तो अब वो मेरा हो गया। तुम बड़े अनरीजनेबल हो। लड़की का चेहरा लाल हुआ, शर्माकर सिर झुका लिया। मैंने बस मुस्कुराते हुए नाश्ता सीधे शेन जी की गोद में रख दिया। बकवास बंद करो, गरम गरम खा लो। तुम्हारे लिए लाने में मुझे लेट होते होते बचा। पर शेन जी ने सिर हिलाया। नहीं, फिर भी नहीं ले सकती। नहीं तो मत लो, मैं फेंक दूंगी। मैंने बोलते हुए नाश्ता कूड़ेदान में फेंकने का बहाना किया। शेन जी तुरंत घबरा गई। मत फेंको, खाना बर्बाद करना ठीक नहीं है, तो जल्दी खा लो। शेन जी ने डरते डरते हिचकिचाकर बन और सोया मिल्क ले लिया। छोटे छोटे टुकड़ों में खाने लगी। उसे प्यारे से खाते देख मैं संतुष्ट होकर इंग्लिश की किताब खोलकर मॉर्निंग रीडिंग करने लगा। दिमाग में एग्जाम की प्लानिंग चल रही थी। दोबारा जन्म लेने से पहले काम की जरूरत की वजह से मैंने कई इंग्लिश सर्टिफिकेट्स ले रखे थे, तो इंग्लिश की टेंशन नहीं थी। हिंदी और मैथ्स तो पहले से मेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थी। बस साइंस पर मेहनत करनी होगी ताकि शेन जी के साथ एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन पक्का हो सके। रुको, शेन जी के साथ एक ही यूनिवर्सिटी? लॉजिकली शेन जी के मार्क्स से तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन तय था। तो पिछले जन्म में आखिर वो एक साधारण यूनिवर्सिटी में क्यों गई? क्या उसे किसी खास यूनिवर्सिटी की जिद थी? ये सोचते ही मैं मुड़ा और बन खाती शेन जी को देखने लगा। शियाओई, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हो? शेन जी ने बंद निकलकर धीमे से जवाब दिया। सिंघुआ जाना चाहती हूँ। अगर मैं वहाँ एडमिशन ले पाई तो सरकार बड़ी स्कॉलरशिप देगी, उससे मम्मी का इलाज करवा सकूंगी। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गया। जब वो एडमिशन ले सकती है और उसे पैसों की भी जरूरत है, तो बाद में ऐसा क्या हुआ जिसने उसका चॉइस बदल दिया? मैंने हल्की सी सांस ली। मुझे लगता है पिछले जन्म में शेन जी के अंदर बहुत सारे राज छिपे थे। इस जन्म में मुझे सारे एक एक करके खोलने होंगे। सुबह का लास्ट पीरियड इंग्लिश का था। इस क्लास में जो पढ़ाया जा रहा था वो मेरे लिए बच्चों का खेल था। बोरियत से मैंने उंगली से शेन जी की बाहों पर हल्के से टच किया। शियाओ, ये वीकेंड में फ्री हो? हाँ हाँ है, क्योंकि मुफेंग। शेन जी घबरा गई। इंग्लिश किताब खड़ी करके चेहरा छुपाते हुए धीमे से पूछा, ज्यादा मत सोचो, बस तुम्हें एक जगह घुमाने ले जाऊंगा। तुम्हें देखकर लगता है छुट्टियों में घर में ही बैठी रहती हो, बोर हो जाओगी। पर तुम्हें पता है ना, जिससे मुफ्त में कुछ लो उसका काम भी करना पड़ता है। मैंने हंसते हुए कहा, मेरा नाश्ता खाया है तो साथ में डेट पर भी चलना पड़ेगा। शेन जी को तब समझ आया कि वो झांसे में आ गई। मुंह फुलाकर बस चुपचाप चेहरा कॉलर में छुपा लिया, यानी मान लिया। पर तभी सामने बैठी सु वानरो अचानक खड़ी हो गई। वो शुरू से ही मुझे देख रही थी। मुझे पूरे टाइम शेन जी से बात करते देखकर अपनी बेस्ट फ्रेंड बाय निंगबिंग का बदला लेने के लिए उसने मौका पाते ही टीचर से मेरी शिकायत कर दी। टीचर, मुफेंग क्लास में लगातार बात कर रहा है, शेन जी की पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहा है और हम बाकी लोगों को भी परेशान कर रहा है। ये सुनते ही पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें मेरी तरफ आ गईं। मैंने आंखें सिकोड़कर सु वानरो को देखा। तू फर्स्ट रो में और मैं सेकंड लास्ट रो में हूँ। इतनी दूरी पर भी मेरी बात सुन ली? तेरे कान क्या रेडियो हैं? सु वानरो ने ताना मारते हुए कहा। तू खुद क्लास में ध्यान नहीं दे रहा और दूसरों को डिस्टर्ब भी कर रहा है। शर्म नहीं आती किसी को? कौन ध्यान नहीं दे रहा? टीचर जो पढ़ा रहे हैं। मुझे सब समझ आ गया। तो शेखी बघार रहा है। पिछले मॉक टेस्ट में क्लोज टेस्ट को इंग्लिश टीचर ने सबसे मुश्किल पैसेज बताया था। तेरी इंग्लिश हमेशा क्लास में सबसे लास्ट रहती है, तुझे कैसे सब समझ आ सकता है? हिम्मत है तो खड़े होकर समझा। नहीं समझा पाया तो टीचर के कहे मुताबिक ये क्लोज टेस्ट 10 बार लिखना। सु वानरो ने गर्दन उठाकर घमंड से कहा। इंग्लिश टीचर ली यूएशन बेवकूफ नहीं थी। तुरंत समझ गई कि सु वानरो जानबूझकर झगड़ा कर रही है, पर टीचर होने के नाते उन्हें भी कुछ करना ही था। मुफैंग,
मैंने भी देखा है, तुम शेन जी से बात कर रहे थे। सू के कहे मुताबिक खड़े होकर बताओ, नहीं बता पाए तो 10 बार लिखो। शेन जी को परेशान करने से बचोगे। ली युएशन बस जल्दी से ये तमाशा खत्म करना चाहती थी। वो दिल से नहीं मानती थी कि मैंने सच में सब समझा है। पर तभी शेन जी अचानक घबराकर खड़ी हो गई। कपड़े के कोने को मरोड़ते हुए हिम्मत जुटाकर बोली, टीचर, आपको गलतफहमी हुई है मूफेंग के बारे में। वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे, मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं किया। मैं हैरान होकर शेन जी को देखने लगा। ये लड़की तो अजनबियों से बात करने में भी हिचकिचाती है, अभी पूरी क्लास के सामने खड़े होकर मेरे लिए बोल रही है, वो भी जब मैं सच में उससे बातचीत कर रहा था। शियाओ, ये इस मामले में तुम मेरी वजह से झूठ बोल रही हो। सु वानरो ने अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए दांत भींचकर आगे पूछा, शेन जी, तुम इसका झूठ बोलने में साथ कैसे दे सकती हो? गलत काम में मदद कर रही हो। शेन जी ने एक बार मुझे देखा, होंठ भींचकर फिर से हिम्मत जुटाने लगी कुछ कहने की, पर मैंने हल्के से उसका हाथ पकड़कर मुड़कर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर मैं सु वानरो की तरफ मुड़ा। बोलना है? बोलता हूँ, इतनी जल्दी क्यों? 1 मिनट दो, सवाल एक बार देख लो। ये सुनते ही सु वानरो हंस पड़ी। मानती हूँ शेन जी पढ़ाई में अच्छी है, पर तुझ जैसे इंग्लिश के फेल पर भी वो 10 बार समझाए तो भी समझ नहीं आएगा। शेन जी चिंतित होकर मुझे देखने लगी, आंखों में पछतावा था। सॉरी मूफिंग, अगर नहीं बता पाओ तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जगह लिख दूंगी। हम दोनों में से किसी को लिखने की जरूरत नहीं, बस मेरा शो देखो। मैं शेन जी की तरफ कॉन्फिडेंट होकर मुस्कुराया। उस पल शेन जी को अचानक लगा जैसे शायद ये लड़का सच में कर सकता है। 1 मिनट जल्दी बीत गया। मैंने गला साफ किया, सीधा खड़ा होकर पहले क्लोज टेस्ट के सवाल से समझाना शुरू किया। पहला सवाल, स्पीक के बाद आमतौर पर कोई भाषा आती है, से के बाद अक्सर बोली गई बात आती है, टेल के ऑब्जेक्ट में इंसान होता है तो जवाब भी है। दूसरा सवाल, वर्ड के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैंने पेपर देखकर 10 मिनट में पहले से लेकर आखिरी सवाल तक बिना रुके समझाया। समझाने में इतनी सफाई और साफगोई थी कि हर शब्द का उच्चारण एकदम ओरिजिनल रिकॉर्डिंग जैसा था। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। सु वानरो हैरान होकर मुझे घूरती रह गई। इंग्लिश टीचर ली युएश ने ही सबसे पहले चुप्पी तोड़ी, ताली बजानी शुरू की। फिर पूरी क्लास ताली बजाने लगी। मैंने चैलेंजिंग अंदाज में सु वानरो की तरफ भौं उठाई। सु, मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? बस पता नहीं तुझे समझ आया या नहीं। सु वानरो गुस्से से दांत पीसने लगी। किस्मत अच्छी थी तेरी, जरूर शेन जी ने पहले से सिखा रखा होगा। मैं बैठने के बाद शेन जी की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए बोला, कैसा रहा? कहा था ना मेरा शो देखो। शेन जी ने जोर से सिर हिलाया, आंखें चमक रही थीं। मुफेंग, तुम बहुत अच्छे हो। उसका सीरियस चेहरा देखकर मेरा दिल पूरी तरह पिघल गया। ये लड़की देखने में डरपोक लगती है, पर जरूरत पड़ने पर सबसे बहादुर बन जाती है। मेरा साथ देने के लिए अपनी सीमा तक तोड़ सकती है। पिछले जन्म में भी वो ऐसी ही थी, हर किसी की नजरों से छुपकर अनाड़ी तरीके से अपना पूरा प्यार मेरे सामने रखती रही। मेरा दिल गर्माहट से भर गया। मैं उम्मीद से उसकी तरफ देखता हूँ, जब मैं इतना अच्छा हूँ तो मेरे गाल पर पिंच कर दो। इस लड़की के गाल सॉफ्ट हैं, याद बहुत आ गई थी। शेन जी का चेहरा तुरंत लाल हुआ, चुपके से चारों तरफ देखकर धीमे से बोली, हाँ पर अभी बहुत लोग हैं, जब कोई ना हो तब कर दूंगी, ठीक है? मैंने सिर्फ 1 रुपया खर्च करके बाल पीले किए, कई सालों से बढ़ा रखी बाउल कट काट डाली, और पूरे स्कूल की लड़कियों का पसंदीदा नया हैंडसम लड़का बना। जो बाई निंगमिंग पहले मुझे मुंह बिचकाकर देखती थी, वो भी अपने रूप रंग से मुझे आकर्षित करने की कोशिश करने लगी, और मैं तो सिर्फ अपनी क्यूट सी बेंच पार्टनर का हाथ पकड़कर सबको हंसते हुए मन करता रहा। सॉरी, मैं पहले से किसी और का हूँ। शेन जी के साथ वीकेंड तय होने के बाद मैंने टाइम निकालकर सैलून जाकर बदसूरत बाउल कट कटवा दिया। नए हेयर स्टाइल में मुझे पूरे स्कूल ने नया हैंडसम लड़का घोषित कर दिया। शेन जी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे आंखों में सितारे उतर आए हों। मुफैंग, तुमने हेयर स्टाइल बदल लिया? हाँ, कैसा है, अच्छा लग रहा है? शेन जी ने जोर से सिर हिलाया। डर था कहीं मैं सोचूं कि वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, पर जल्दी ही उसके मन में हीन भावना आ गई। उसने अपने आप बाई निंगबिंग की सीट की तरफ देखा, पलकें धीरे से नीचे झुक गईं। मैंने उसकी नज़र देख ली। तुरंत याद आया कि पिछले जन्म में इस समय मैं बाई निंगबिंग के पीछे कैसे पागलों की तरह भागता था। तुरंत समझ गया कि यह छोटी लड़की फिर से कुछ उल्टा सीधा सोच रही है। जब आसपास कोई नहीं देख रहा था, मैंने हल्के से उसकी नाक की नोक छू ली। शियाओ यी, अपने आप को हमेशा उदास मूड में मत रखो, मुझे तुम हर दिन खुश चाहिए। ये सुनते ही शेन जी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। ये तो क्लास में है। उसने मुझे ऐसा इंटीमेट टच किया। घबराकर उसने चारों तरफ देखा। पक्का हो गया किसी ने नहीं देखा। तब सीने पर हाथ रखकर धीरे धीरे धड़कते दिल को शांत किया। वो फेंग के साथ रहूं तो बस बात की बात है, इतनी हल्की थी कि हवा भी नहीं सुन पाई, तो मैं भी नहीं पकड़ पाया। पूरी सुबह मैं फुर्सत के लम्हों में मैथ्स की किताब पढ़ता रहा। एक टेढ़े फिजिक्स के सवाल में उलझा हुआ था कि बगल में बैठी शेन जी ने उंगली से हल्के से मेरी बांह छुई, नरम आवाज में बोली, मुफैंग, बाहर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है लगता है। मैंने उसकी नज़र फॉलो करके क्लास के पिछले दरवाजे की तरफ देखा। एक खूबसूरत से बिखरे बालों वाली लड़की वहां खड़ी होकर मेरी तरफ बार बार देख रही थी। जैसे ही उसकी नज़र मुझसे मिली, चेहरे की झुंझलाहट गायब हो गई। सफ़ेद दांतों वाली मुस्कान लिए हाथ हिलाने लगी। ये तो वही थी। मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ और शेन जी को हिदायत दी, शियाओ यी, थोड़ी देर में क्लास रिप्रेजेंटेटिव असाइनमेंट लेने आएगा, मेरा भी जमा कर देना। ठीक है। शेन जी ने आज्ञाकारी तरीके से हाथ बढ़ाकर मेरा असाइनमेंट अपनी नोटबुक में रख लिया। मुझे देखते ही उसकी आंखों में छुपाई न जा सकने वाली उदासी थी। उसे साफ दिख रहा था कि वो लड़की हाथ में गुलाबी लव लेटर लिए थी। वो फिंग हेयर स्टाइल बदलकर इतना हैंडसम हो गया है, जरूर बहुत सारे लोग उसे प्रपोज करेंगे। काश
मुझने भी इतनी हिम्मत होती। शेन जी ने जेब में आधी रात लिखी हुई छोटी सी चिट्ठी को कसकर पकड़ लिया। उंगलियां सफेद पड़ गईं। आखिरकार हिम्मत हार गई। हाथ ढीला छोड़ दिया, चुपचाप सिर झुका लिया। पहले जब वो मुझे बाई निंगबिंग की खुशामद करते देखती थी तो बस मन में हल्का सा दर्द होता था। पर पिछले 2 दिनों में मेरी नरमी का स्वाद चखने के बाद अब मुझे दूसरी लड़की से बात करते देखकर शेन जी का दिल किसी चीज से जकड़ा जा रहा था। एक अजीब सी घुटन थी, पर उसकी सॉफ्ट हार्टेड नेचर की वजह से वो ये दुख दिल में ही दबाए रखती, जरा भी बाहर नहीं आने देती। इसी बीच सामने बैठी बाई निंगबिंग ने भी ये सब देख लिया था। एक तेज खतरे का एहसास उसके दिल में उभर आया। उसने किनारे से चुपके से पीछे झांका। ये देखते ही पूरी तरह जड़ हो गई। देखा, वो लड़की एक लव लेटर जैसी चीज मुझे थमा रही थी। चेहरे पर घबराहट थी, और उसे और भी बुरा लगा जब मुफेंग उस लड़की की तरफ मुस्कुराया। पेन लेकर उसके हाथ पर कुछ लिखा। जाते वक्त उसका सिर भी सहला दिया। मुफेंग तो कमीना है, पूरी क्लास के सामने किसी और लड़की का सिर सहला रहा है। इस पर बाई निंगबिंग का दिल जल उठा। उसने हेयर स्टाइल बदला, अभी सिर्फ एक क्लास हुई है और लव लेटर हाथ में भी आ गया। इन छोटी जूनियर लड़कियों को पढ़ाई नहीं करनी क्या? आजकल की लड़कियां भी बहुत शैलो हैं, कोई हैंडसम दिखाने के पीछे लग जाती हैं। मुफेंग को तो पसंद मैं ही हूँ, मेरे जैसी अच्छे रिजल्ट वाली लड़की। बाई निंगबिंग जितना सोचती है उतना गुस्सा आता। मुफेंग तो मेरा ही है, ये लोग किस हक से उसे लेने आ रहे हैं? और मुफेंग ने वो लव लेटर लिया ही क्यों? उसे तो सामने ही मना कर देना चाहिए था ना। वही मेरा है, छिनाल कहीं का। जितना सोचती है उतना बुरा लगता। बाई निंगबिंग की आंखें भी थोड़ी लाल हो गईं, पर सबसे ज्यादा खतरे का एहसास था। असल में वो अपनी दोस्त के साथ प्लान बना चुकी थी कि मुफेंग को 2 दिन के लिए तड़पाकर उसका इंटरेस्ट कम किया जाएगा, पर अभी उसे इस प्लान पर ही शक होने लगा। काफी सोच विचार के बाद उसने दांत भींचकर फैसला किया कि खुद पहल करेगी। वीकेंड में उसे बाहर बुलाऊंगी। पिछले हफ्ते आंटी ने मुझे बहुत अच्छी वाली ड्रेस दी है, मुझे नहीं लगता वो इसका मुकाबला कर पाएगा। मैं अपनी सीट पर वापस आकर हाथ में गुलाबी लव लेटर लिए मुस्कुराया। बगल में बैठी शेन जी ने चुपके से मुझे देखा और तुरंत सिर झुका लिया। कोशिश की सीरियस होकर सवाल हल करने की, पर पेन काफी देर तक कोई शब्द नहीं लिख पाई। श्याओ ये, तुम खुश नहीं लग रही? ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शेन जी ने सिर ड्रम की तरह हिलाया। और कहो। नहीं है, तुम्हारी नाराजगी तो माथे पर लिखी दिख रही है। मैंने मुस्कुराते हुए लव लेटर हाथ में उठाया। इस लव लेटर की वजह से है ना? और अभी वो जूनियर से हंसकर बात करने की वजह से भी। और वो कुछ नहीं बोल पाई, होंठ भींच लिए। ये देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया। बहुत बढ़िया, हमारी शियाओई मेरी वजह से जलन महसूस कर रही है। मैंने खुद ही सफाई देना शुरू किया। अभी जो लड़की मुझे ढूंढ रही थी उसका नाम शियाशी है। वो मेरी कजिन है, हमारे ही स्कूल में पढ़ती है, हमसे नीचे की क्लास में। वो अभी आई थी क्योंकि दूसरे अंकल आंटी को आज रात अचानक काम पड़ गया। उसे मेरे घर एक रात रुकना है, पर वो घर का एड्रेस भूल गई थी, इसलिए पूछने आई। रही बात इस लेटर की, ये सच में एक लव लेटर है, पर उनकी क्लास की लड़कियों ने लिखा है मेरे लिए। उसने बस देकर आने में मदद की। तुम सच बोल रहे हो? वो जूनियर लड़की सिर्फ तुम्हारी कजिन है, इससे ज्यादा सच और क्या होगा? नहीं तो अभी सिर सहलाने वाली हरकत अगर टीचर देख लेता तो मुझे पेरेंट्स को बुलाने में देर नहीं लगती। शेन जी के दिल में देर से जमी हुई परेशानी और उदासी एक पल में गायब हो गई। जो चेहरा पहले उदास था वो फिर से चमक उठा। तो वो लड़की सिर्फ मुफेंग की कजिन थी। उसने मन ही मन राहत की सांस ली। फिर धीरे से मेरे हाथ में मौजूद लेटर की तरफ इशारा करके धीमे से पूछा, वो लव लेटर तुम खोलकर देखोगे? मैंने बस हल्की सी नजर गुलाबी लिफाफे पर डाली और सीधे पीछे कूड़ेदान में फेंक दिया। मैं तो अच्छे से पढ़ाई करने वाला बंदा हूँ, इस खूबसूरती के जाल में क्यों फंसूं? ये लव लेटर तो एक तरह का धोखे भरा बम है। इससे किसी अफसर की परीक्षा लेना बकवास है। मुझे परखने का हक सिर्फ देश और सरकार को है। मैंने बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोलते हुए ये बातें कहीं। जोश से भरा लहजा था। शेन जी हंस पड़ी, आंखें झुककर मुस्कान बिखेरने लगी। वो देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि मेरा दिल एक धड़कन चूक गया। शाम होते होते छुट्टी हो गई। मैं हमेशा की तरह शेन जी को घर छोड़ने चला, पर दोनों गेट से निकलते ही देखा बाई निंगबिंग और सू वानरो खड़ी थीं। साथ में एक लड़का भी था जिसे मैं तुरंत पहचान गया। वो कर झेन के क्लासमेट सोंग जिंगनियम था, जिसके घर का बिजनेस अच्छा चलता था। वो थोड़ा अमीर घर का बेटा था। पिछले जन्म में मेरे बाद वही सबसे ज्यादा बाई निंगबिंग के पीछे भागता था। मुझे याद है बाद में उसने बाई निंगबिंग के लिए कंपनी खोलने में बहुत सारा पैसा लगा दिया था। सालों की कमाई पूंजी लगभग खत्म कर दी थी। पर जब उसके पास पैसा खत्म हुआ तो बाई निंगबिंग ने बिना कुछ कहे उसका हर कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिया, तुरंत किसी और अमीर के पास चली गई। खैर, अब उनके बीच कैसे भी हो मुझसे कोई मतलब नहीं, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो खुद आकर मुझसे बात करेगा। जैसे ही मैं और शेन जी बगल की गली में मुड़ने वाले थे, सोंग जिंगनियम ने आगे बढ़कर सीधे हमारा रास्ता रोक लिया। मुफेंग, सुना है तूने कल रात बाई निंगमिंग को रुला दिया? अगर मर्द है तो जाकर उससे सॉरी बोल, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैंने आंखें सिकोड़कर भौं उठाई। तेरे दिमाग में कोई बड़ी बीमारी तो नहीं? वो रोई मुझसे क्या मतलब? खुद ही जिद करके मुझे घर छोड़ने को बोली, मैंने मना कर दिया तो खुद रो पड़ी। ये मेरी गलती है क्या? सोंग जिंगनियम थोड़ा हैरान हुआ, फिर अचानक भड़क उठा। झूठ मत बोल। बाई निंगनिंग ने खुद मुझे बताया कि तूने जानबूझकर उसे भूतों की कहानी सुनाकर डराया। वो रात को घर जाने से डर गई। किसने भूत की कहानी सुनाई? मैंने तो अच्छे से उसे रास्ते में हो सकने वाली परेशानियों के बारे में आगाह किया था। वो ऐसे मैंने उसे टॉर्च भी दी। मैंने ठंडा हंसते कहा,
तेरे मुंह से तो अच्छी बात निकलती ही नहीं। अभी जाकर बाई निंगबिंग से सॉरी बोल। मेरे स्टूडेंट को घर छोड़ने में देर मत कर। जबान संभाल कर बोल, नहीं तो मुक्के का स्वाद चखना पड़ेगा। मेरी आवाज़ धीरे धीरे ठंडी होती गई। सोंग जिंगमियन इस अंदाज से थोड़ा डर गया, पर फिर भी हिम्मत जुटाकर आस्तीन चढ़ा ली। देखते हैं कौन जीतता है। मैं हंसा और हाथ उठाने ही वाला था कि पीछे से शेन जी ने हल्के से मेरी शर्ट खींची। मुफेंग, प्लीज मत लड़ो, ठीक है? उसकी आवाज़ पतली और गुजारिश भरी थी। मेरा दिल तुरंत पिघल गया। उठाया हुआ हाथ नीचे कर लिया, आवाज़ बहुत नरम कर दी। फिक्र मत करो, नहीं लड़ूंगा। मुफेंग तू कमीना, आज तेरी जान लूंगा। पर सोंग जिंगनियन नहीं माना। मुक्का उठाकर सीधे मेरी तरफ आया। मैं थोड़ा साइड होकर बच गया, वो खाली मुक्का मारकर रह गया। मैंने मौका पाकर लंबे कदमों से भागकर सिक्योरिटी रूम के दरवाजे तक पहुंचा और चिल्लाया, अंकल, यहाँ कोई मुझसे झगड़ा करना चाहता है। गाड़ी सुनते ही तुरंत दरवाज़ा खोलकर बाहर आया, जोर से बोला, कौन झगड़ना चाहता है? किस साल का, किस क्लास का? क्लास टीचर कौन है? सोंग जिंगनियन ये सब देखकर डर के मारे मुड़कर भाग गया। मैंने गार्ड को मुस्कुराते हुए धन्यवाद दिया। कुछ नहीं हुआ, वो आपको देखकर सीधे डर के भाग गया। गार्ड को थैंक्स कहकर मैं शेन जी के साथ आगे बढ़ने लगा। दूर भागते हुए सोंग जिंगनियन गुस्से दांत भींचकर मेरी पीठ को घूरता रहा। उसके बगल में खड़ी बाई निंगबिंग का चेहरा और भी खराब हो गया। वो शेन जी के साथ क्यों चल रहा है? सुबह से सुना है वो कल रात उसे घर छोड़ने गया था। क्या ये सब सच है? उस मुंह न खोलने वाली गूंगी लड़की में ऐसा क्या खास है? पूरे टाइम मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा, और अभी शेन जी ने बस उसकी शर्ट खींची, वो तुरंत मुक्का रोक कर रुक गया। उसकी शेन जी को देखने वाली नज़र में इतनी नरमी थी जो सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए थी। भाई निंगबिंग जितना सोचती उतनी दुखी होती जाती। आंखें लाल हो गई। साथ ही एक अजीब सा ख्याल उसके मन में आया, क्या मुफेंग सच में शेन जी को पसंद करने लगा है? फिक्र मत करो, मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है। सामने खड़ी लड़की के गाल पहले से ही पके टमाटर जैसे लाल हो चुके थे। मैं शरारत से मुस्कुराया। अगले ही पल हाथ बढ़ाकर उसका सॉफ्ट गाल पिंच कर दिया। एक हल्की सी सिसकी निकली। लड़की की आवाज़ नरम थी और उंगलियों में महसूस हो रही सॉफ्टनेस देखकर मैं दंग रह गया। अरे इतना सॉफ्ट कैसे है? मैंने ज़्यादा ताकत भी नहीं लगाई, फिर भी गाल इतना लाल हो गया। तभी सोसाइटी में अचानक किसी बुजुर्ग की खांसी सुनाई दी। शेन जी डरे हुए खरगोश की तरह मेरे हाथ से छूटकर तुरंत भागते हुए बस इतना कहा, मुफेंग गुड नाइट, और गायब हो गई अंदर। मैं वहीं खड़ा उंगलियों में बची सॉफ्टनेस महसूस करता रहा। उसे ऊपर जाते देखता रहा जब तक कि उसके कमरे की खिड़की में गर्म पीली रोशनी नहीं जल उठी। तब जाकर मुझे तसल्ली हुई। सच में सोचा नहीं था, बस इंग्लिश क्लास में एक सवाल के जवाब के बदले उससे इनाम मांगा और वो सच में मान गई। उसके प्यार से पास आने की याद आते ही मैं मन ही मन चिल्लाया, भगवान, वो एक सॉफ्ट सी छोटी केक जैसी है, कितनी क्यूट है। अगले दिन मैं फिर से जल्दी उठकर शेन जी के लिए नाश्ता खरीदने गया। स्कूल पहुंचकर सीधे नाश्ता उसकी डेस्क पर रख दिया। मुफैंग, तुम फिर से मेरे लिए नाश्ता लाए? अब मैं नहीं ले सकती, तुम खुद खा लो। शेन जी ने हिचकिचाते हुए कहा। उसे पता था इस कांच की बोतल वाला ताज़ा दूध सस्ता नहीं है। पिछले 2 दिन से मैं उस पर काफ़ी खर्च कर रहा था। मम्मी ने उसे बचपन से सिखाया था कि किसी और की चीज़ मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए। पर मैंने नाराज़गी का नाटक करते हुए कहा, मैंने रास्ते में ही खा लिया, ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ, जल्दी गरम गरम खा लो। कहकर मैं डेस्क पर लेटकर थोड़ी नींद लेने लगा। पर काफ़ी देर तक कोई हलचल नहीं सुनाई दी। आंखें खोलकर देखा तो नाश्ता वहीं पड़ा था, एक भी टुकड़ा नहीं खाया गया था। मैंने बेबस होकर आ भरी, शियाओई, अगर सच में तुम्हें बुरा लग रहा है तो आज से तुम मुझे मैथ्स पढ़ाना शुरू करो। कल रात में 2 बजे तक पढ़ता रहा, फिर भी कुछ सवाल समझ नहीं आए। हर दिन का नाश्ता ही मेरी ट्यूशन फीस समझ लो। शेन जी ने गाल फुलाकर धीमे से कहा, पर मैं तुम्हें पढ़ाने के पैसे नहीं लूंगी। ये सुनते ही मैंने तुरंत उसके सामने अपनी उल्टी सीधी दलील पेश करनी शुरू की। मुफ्त में नहीं चलेगा। तुम तो हमारे स्कूल की ग्रेड 1 टॉपर हो, स्कूल का खास ख्याल रखी जाने वाली स्टूडेंट। बाहर किसी को पढ़ाओ तो 1 घंटे में कम से कम 100 रुपये मिलते। मैं तो बस कुछ रुपयों के नाश्ते में सिंघुआ के तैयार होने वाले स्टूडेंट का 1-to-1 ट्यूशन ले रहा हूँ। ये तो मेरा फायदा है, तुम्हारा नहीं। असल में मैं ही तुम्हारा एहसानमंद हूँ। दोस्ती में भी हर दिन ऐसे तकलीफ देना ठीक नहीं। छुट्टियों में तो कम से कम एक अच्छा खाना खिलाना ही चाहिए। जब तक कोई मुफ्त में इतनी मदद न करे बदले की उम्मीद के बिना, वो तो सिर्फ कपल्स के बीच होता है। जब तक तुम्हें मुझसे प्यार ना हो और मेरी गर्लफ्रेंड बनना ना चाहो तभी तुम मुझे फ्री में पढ़ाओगी। अगर ऐसा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं मुफ्त ट्यूशन लेने में। मैंने होठों पर मुस्कान लाते हुए शिकार पर नजर गड़ाए लोमड़ी की तरह उसे घूरा। शेन जी ने आधा समझते हुए सिर हिलाया, पर आखिरी बात सुनते ही उसका चेहरा कानों तक लाल हो गया। धीमे से बोली, मुझे नहीं पता, बस बस मुफिंग जैसा कहे वैसा करते हैं। तुम्हें कोई भी सवाल ना है तो ज़रूर टाइम पर पूछना, ठीक है? मैं ये सुनकर संतुष्ट होकर हंसा। जो सवाल नहीं आएगा वो ज़रूर पूछूंगा। तो अब मेरी शियाओ ये टीचर नाश्ता कर सकती है ना? शेन जी को शियाओ ये टीचर कहलाना अजीब लगा। सिर छुपा लेती, हिचकिचाकर बन उठाकर छोटे छोटे टुकड़ों में खाने लगी। जब मैं फिर से सोने का नाटक करके डेस्क पर लेट गया तब उसने चुपके से मुड़कर मेरा सोया हुआ चेहरा देखा और सिर्फ अपने आप को सुनाई देने वाली आवाज़ में धीरे से कहा, मुफैंग, मुझे सच में तुमसे प्यार है। शुक्रवार पूरा दिन मैं ध्यान से क्लास करता रहा। कहीं समझ ना आए तो शेन जी से पूछ लेता। आखिर ये छोटी लड़की तो सिंघुआ पेकिंग यूनिवर्सिटी के लायक थी। टाइम बीतता गया, शाम का लास्ट पीरियड आया। शियाओई, आज शाम मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? शेन जी ने प्यारे से सिर हिलाया, पर आंखों में उदासी की झलक थी। पर मैंने तुरंत आगे कहा, पर कल कहे मुताबिक इस वीकेंड बाहर चलना है।
शनिवार शाम 5 बजे मैं तुम्हारी सोसाइटी के गेट पर लेने आऊंगा। क्या सिर्फ हम दोनों? शेन जी ने डरते डरते पूछा। उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। मैंने तुरंत उसे टेंशन फ्री करने वाला जवाब दिया। बिल्कुल नहीं। मेरा दोस्त कर जेन भी होगा, वही जो अक्सर मुझसे मिलने आता है। हम तीनों साथ जाकर शियाओ यी के साथ वीकेंड प्लान फाइनल करेंगे। छुट्टी होते ही मैं तुरंत बगल की क्लास में गया। वहां कर जेन धीरे धीरे अपना सामान समेट रहा था। बेटे, छुट्टी हो गई फिर भी धीरे धीरे कर रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। कर जेन असंतुष्ट होकर बोला। छोटे फेंग, इतनी जल्दी में क्या करना है? आजकल इंटरनेट कैफे मत जाना, अगले मंगलवार को मॉक टेस्ट है। टीचर वीकेंड में इंटरनेट कैफे में देख देख कर स्टूडेंट पकड़ रहे हैं। किसने कहा इंटरनेट कैफे जाऊंगा? गेम्स तो सबसे निचले स्तर का मजा है। आज मैं तुझे बड़ी चीज के लिए ले जाऊंगा, वही जो तूने कल बताया था, वीकेंड में एक्स्ट्रा पैसे कमाने वाली बात। बिल्कुल सही। पैसे कमाने हैं तो जल्दी सामान समेट और मेरे साथ चल। देर हुई तो अच्छा माल खत्म हो जाएगा। कर जैन ने सुनते ही दोनों हाथ जोड़ लिए। कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगा। हम दोनों सामान समेटकर क्लास से बाहर निकले ही थे कि सामने से आती बाई निंगबिंग से मुलाकात हो गई। मुफैंग, तुझे कल फ्री हो? मैं देखना चाहता था अब क्या नई हरकत करने वाली है। लापरवाही से कहा, हाँ फ्री हूँ। क्यों? बाई निंगबिंग ये सुनते ही चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अच्छा हुआ फ्री है। अगले मंगलवार मॉक टेस्ट है। कल दोपहर खाना खाकर लाइब्रेरी में मिलते हैं। तुम्हें थोड़ी पढ़ाई में मदद करूंगी। मैं तो एक पल के लिए ठिठक गया। दिल में सोचा, ये तो टॉप लेवल का दिखावा है। मेरी बेंच पार्टनर तो टॉप स्कूल की ग्रेड 1 टॉपर है, उसकी पढ़ाई में मदद चाहिए ही किसे। पर बाई निंगबिंग ने गलतफहमी में समझा कि मैं खुश हो गया। मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। मुझे पता था तू पहले सब नाटक कर रहा था। इन दिनों जो नौटंकियां किए, वो सब बस मुझे बाहर बुलाना चाहता था। बड़ा बचपना है। खैर, इस बार माफ कर देती हूँ, तुझे थोड़ी मीठी बात देती हूँ, कोई नुकसान नहीं। बगल में खड़ा कर जेन भी गलतफहमी में पड़ गया। तुरंत घबरा गया। छोटे फिंग, तू फिर इस औरत के झांसे में मत आना। बस देख रहा है कि ये तुझे इन दिनों उसके पीछे न घूमता देखकर मीठी बात दे रही है, फंसाने के लिए हिम्मत रखनी होगी। ये सुनकर मैंने भौं सिकोड़ी। तू ऐसे बाई निंगबिंग को कह सकता है? वो ऐसी नहीं है। छोटे फेंग, तू तू पागल हो गया? फिर शेन जी का क्या होगा? मेरे उसका साथ देने की बात सुनकर बाई निंगबिंग का दिल खुशी से भर गया। पर अगले ही सेकंड मैंने उसकी तरफ मुड़कर पूछा, मॉनिटर, अभी क्या कहा तुमने? एक बार फिर से बोल सकती हो? बाई निंगबिंग ने घमंड से गर्दन उठाई। मैंने कहा कल दोपहर में लाइब्रेरी में तुम्हें पढ़ाई में मदद के लिए इंतजार करूंगी। मैंने सिर हिलाया। नहीं, ये नहीं, उससे पहली वाली। बाई निंगबिंग एक पल के लिए ठिठकी, फिर बिना सोचे बोली, मैंने पूछा था कल फ्री हो? अरे सॉरी, मुझे कल फ्री नहीं है। मैं तो सुपर हीरो हूँ, कल मुझे दुनिया बचानी है। बाई निंगबिंग वहीं जड़ हो गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा जवाब दूंगा। कुछ सेकंड बाद उसे समझ आया कि मैं मजाक उड़ा रहा हूँ। गुस्से से पूछा, मुफेंग, तेरा मतलब क्या है? तू जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रहा है? मैंने होठ सिकोड़े। हाँ, ये इतना जाहिर नहीं था क्या? सॉरी, अगली बार साफ साफ बता दूंगा कि मजाक उड़ा रहा हूँ। मैंने अच्छे मन से तुझे पढ़ाई में मदद ऑफर की। तू मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? तू सच में मदद करना चाहती थी, ये तुझे खुद से बेहतर कौन जान सकता है। और वैसे भी मेरी बेंच पार्टनर तो ग्रेड 1 टॉपर है। मुझे तुझसे पढ़ाई में मदद लेने की जरूरत नहीं। मैं कोई पागल हूँ क्या? ये सुनते ही बाई निंगबिंग की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। याद रख आज तूने जो कहा, अब से मैं तुझसे एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। मैंने बनोटी हैरानी से कहा, अरे ऐसी अच्छी बात तो प्लीज अपनी बात पर कायम रहना। कहकर मैं करजन को लेकर बाई निंगबिंग को छोड़कर आगे बढ़ गया। बाई निंगबिंग के आंसू रुके नहीं, ढलक पड़े। इतने सालों में उसे किसी ने इस तरह सबके सामने ठुकराया नहीं था। ऊपर से पहले वाला मुफेंग तो हमेशा उसके पीछे भागता, हर काम करता। अचानक ऐसा कैसे बदल गया? मैं और करजेन आगे बढ़ते हुए। करजेन तो खुश होकर मुस्कान रोक नहीं पा रहा था, बार बार मेरी तारीफ करने लगा। छोटे फिंग, तू अभी बड़ा कूल लग रहा था। दिखावा न करना ही असली दिखावा है। बाई निंगबिंग के उस कंफ्यूज चेहरे को देखकर तो मजा आ गया। पहले तो वो एक तरफ आराम से तेरा सब कुछ लेती थी और दूसरी तरफ तुझे लटकाए रखती थी। दोनों तरफ फायदा लेती थी। सच में गंदी हरकत। मैं हल्के से मुस्कुराया। वो सब तो अब बीती बात है। अब मैं वो आदमी हूं जो उसे कभी नहीं मिल सकता। कर जेन में अंगूठा दिखाया। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि मैं सच में बाई निंगबिंग की जी हुजूरी छोड़ चुका हूं। हम दोनों बातें करते हुए थोड़ी देर में उत्तर के सबसे बड़े सब्जी मार्केट पहुंच गए। कर जेन हैरान होकर मुझे देखने लगा। छोटे फिंग, तूने कहा था एक्स्ट्रा पैसे कमाएंगे, फिर सब्जी मार्केट क्यों आए? जल्दी क्यों? पैसे कमाने से पहले सामान तो जुटाना पड़ेगा। इस टाइम मार्केट में लगभग कोई सब्जी खरीदने नहीं आता। विक्रेता जल्दी दुकान बंद करके घर जाना चाहते हैं। बचा हुआ माल सबसे कम कीमत पर बेच देते हैं। करजहीन ने आधा समझते हुए सिर हिलाया। तो हम आखिर करना क्या चाहते हैं? मेरी आंखें चमक उठीं। हमें जो करना है वो है सामान खरीदना। ये कम अच्छे दिखने वाले सस्ते फल, सेब, केला, नाशपाती, ये सब लेने हैं। अगर सस्ते में ड्रैगन फ्रूट या पाइनएप्पल मिल जाए तो और भी अच्छा। करजहीन और भी हैरान हुआ। छोटे फिंग, ये सब खरीद कर क्या फल की नीलामी करनी है? बिल्कुल नहीं, पहले जल्दी खरीद तो लो, बाद में डिटेल में बताता हूँ। हम दोनों ने 50-50 रुपए लेकर मार्केट में सस्ते फल जमकर खरीदे। आधा घंटे में दोनों हाथों में 2 बड़े थैले भरकर वापस लौटे। करज़ेन के घर हमने 3-4 घंटे में सारे फल धोकर काटे और बॉक्सेस में सजाकर फ्रूट प्लेट्स बना दी। भरी हुई टेबल देखकर करज़ेन का चेहरा उतर गया। रोने की हालत में था। उसे लगा उसकी पूंजी डूब गई। पर मुझे पूरा भरोसा था। क्यों रो रहा है? हम फ्रूट प्लेट्स बेच रहे हैं,
पर नॉर्मल तरीके से नहीं। कल इंतजार कर पैसे गिनने का। शनिवार सुबह मैं करझेन के साथ तय पार्क पहुंचा। करझेन जो सामान बोला था वो सब ले आया? सब ले आया। पर छोटे फेंग ये दो चीजें आखिर किस लिए हैं? यहाँ तक आ गए हैं तो आप बता ही दे। करझेन ने बोलते बोलते बैग से एक छोटा ब्लैक बोर्ड और दो पासे निकाले। मैंने चौक लेकर सीधे ब्लैक बोर्ड पर लिखा, फ्रूट प्लेट, मालिक से डाइस रोल करके जीतो तो मुफ्त, एक बॉक्स 5 रुपए। करझेन तो हैरान रह गया, यही तुम्हारा खास तरीका है? देखने में तो नया लग रहा है, पर सच में खरीदने आएगा? मैंने रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया। ये तुझे नहीं पता। पता है आजकल सबसे ज्यादा किस टाइप के लोग मिलते हैं? जो फायदा उठाना पसंद करते हैं। तुम बस उनकी उसी आदत का फायदा उठाओ, भले ही 100 में से 50 बार ही जीत मिले। फिर भी कॉस्ट निकालकर सब मुनाफा ही मुनाफा है। सही में एक बात मैंने करझेन को नहीं बताई थी। पिछले जन्म में मेरा एक कॉलेज रूममेट डाइस रोलिंग में एक्सपर्ट था। उससे मैंने एक ट्रिक सीखी थी। ग्रेजुएशन के बाद हर पार्टी में मुझे कोई हरा नहीं पाता था। हमने अपना स्टॉल बास्केटबॉल कोर्ट के पास लगाया। ठीक तभी वहां कुछ खेल खत्म कर आराम कर रहे लड़के थे। हमारा स्टॉल देखकर तुरंत जमा हो गए। ये गेम तो मजेदार है, फ्री में भी मिल सकता है। छोटे भाई, आज हम तुझे सोसाइटी की कड़वी सच्चाई सिखाते हैं, कहते हुए सामने वाला लड़का तुरंत मेरे सामने आकर अपने दोस्तों के साथ शोर मचाकर मजा करने लगा। इस हलचल ने और भी लोगों को खींच लिया। थोड़ी देर में हमारे स्टॉल के चारों तरफ लोगों का जमावड़ा लग गया। शाम 4 बजे तक लाई हुई सारी फ्रूट प्लेट्स बिक गईं। मैं और करझेन जमीन पर बैठकर पैसे गिनने लगे। 700 से ज्यादा कमाया था। छोटे फेंग, तू इतना क्यों नहीं एक्साइटेड लग रहा? हम तो अमीर बनने वाले हैं। मैंने करझेन को घूर कर कहा। देख तेरी बेवकूफ़ी, कुछ 100 रुपए में ही, कुछ लाख तो नहीं जो इतना एक्साइटेड हो रहा है। नहीं यार, नए साल की पॉकेट मनी के अलावा मैंने इतने बड़े होकर कभी एक बार में इतना पैसा नहीं कमाया। बाद में मुझे बड़ी कमाई पर ले चल, फिलहाल मुझे किसी को लेने जाना है। करझेन ने सिर खुजाते हुए पूछा, किसे? शेन जी शाम 7 बजे यहीं इंतजार करेगी। कहते ही मैं तेजी से शेन जी के घर की तरफ मुड़ गया। दूसरी तरफ शेन जी घर में पूरा दिन बेचैन रही। शाम को मुफेंग उसे बाहर ले जाने वाला था। ये सोचकर उसका चेहरा गर्म होने लगा। क्या क्या करूं, थोड़ी देर में मुफेंग आने वाला है। ये मेरी पहली बार होगी उसके साथ बाहर जाने की। शेन जी शर्माकर बेचैन थी। अभी उसे देखा भी नहीं था, पर दिल में उछाल पहले से महसूस हो रहा था। माँ चेन रू ये सब देखकर हैरान थी। उसने कभी अपनी बेटी को इतना खुल के देखा नहीं था, इसलिए फिक्रमंद होकर पूछा, शियाओ यी, बाहर जा रही हो क्या? शेन जी ने घबराते हुए जवाब दिया, हाँ माँ, दोस्त के साथ बाहर जा रही हूँ। चेन रू की चिंता तुरंत गायब हो गई। चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेटी दोस्त बना पाए, यही तो सबसे बड़ी उम्मीद थी उसकी। उसने सोचकर तकिए के नीचे से एक मुड़ा तोड़ा 50 रुपए का नोट निकालकर शेन जी को दिया। शियाओ ये पैसे रख लो। दोस्त के साथ बाहर जाओ तो ज्यादा कंजूसी मत करना। दोस्त बनाना आसान नहीं होता। कंजूसी की वजह से रिश्ता खराब ना हो जाए। माँ मुझे नहीं चाहिए। शेन जी ने पहले मना करने की कोशिश की। उसके दिल में वो जानती थी मुफेंग ऐसा इंसान नहीं जो उसके करीब होने की वजह से उसे नीचा दिखाए। पर तुरंत याद आया कि इन दिनों मुफेंग ने उसे कितनी बार खिलाया पिलाया है। मना करने की बात होठों तक आकर वापस गई। वो भी चाहती थी मुफेंग को कोई छोटा तोहफा दे, पर उसे पता था घर की हालत क्या है। ये 50 रुपए अगर खर्च ना किए तो महीने के आखिर में माँ बेटी को अच्छा खाना नसीब हो पाएगा। ये सोचते ही शेन जी की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन ठान लिया कि अगले कुछ दिन एक ही टाइम खाना खाकर ये पैसे बचाएगी, ताकि माँ को भी कुछ अच्छा खिला सके। थैंक यू माँ। पागल बच्ची, माँ से क्या तकल्लुफ। जल्दी जाओ, दोस्त को इंतजार मत कराओ। चेन रू मुस्कुराते हुए पैसे शेन जी की जेब में डाल दी। बेटी के दूर जाते ही चेन रू अचानक जोर से खांसने लगी। घबराकर उसने टिश्यू से मुंह ढका, पक्का किया कि शेन जी दूर जा चुकी है। फिर हाथ हटाया। साफ टिश्यू पर एक बड़ा सा दिल दहलाने वाला लाल दाग था। चेन रू ने चुपचाप टिश्यू मोड़कर तकिए के नीचे रखे प्लास्टिक बैग में छुपा दिया। मैंने दूर से शेन जी को सोसाइटी के गेट पर खड़ा देखा। शरारत से मुड़कर उसके पीछे से हाथों से आंखें ढक दी। आवाज जानबूझकर मोटी करके बोला, बताओ मैं कौन हूँ? एक हल्की सी घबराहट हुई शेन जी को आंखें ढंकते ही, पर जल्दी ही उसे वो जानी पहचानी मुफेंग की खुशबू महसूस हुई। घबराया हुआ दिल तुरंत शांत हो गया। धीमे से बोली, मुफेंग, तुम्हें कैसे तुरंत पहचान लिया मैंने? मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मुझे लगा था वो चौंकेगी, कम से कम काफी देर सोचेगी। और शेन जी बस लाल चेहरा करके जवाब देने से बच गई। शेन जी को लेकर मैं सीधे किंगशुई पार्क नहीं गया, बल्कि पहले उसे खाना खिलाने रेस्टोरेंट ले गया। रास्ते में मैंने जानबूझकर बार बार ब्रेक लगाई। हर बार अचानक ब्रेक लगते ही शेन जी डर के मारे जोर से आ करती। घबराकर मेरे कपड़े कसकर पकड़ लेती। मुंह मुंह फैंग, साइकिल धीरे चलाओ, बहुत खतरनाक है, फिक्र मत करो, मैं तो पुराना एक्सपर्ट राइडर हूँ, कहकर मैंने फिर से एक ब्रेक लगाई। शेन जी फिर से चौंककर चेहरा सफेद पड़ गया। तुरंत हाथ बढ़ाकर मेरी कमर कसकर पकड़ ली। पीठ पर उसकी सॉफ्ट गर्माहट महसूस होते ही मैं संतुष्ट होकर स्पीड धीमी कर दी। मैं शेन जी को जिस जगह लाया था वो एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट था, पर उसने दुकान के सामने की शानदार सजावट देखकर तुरंत मेरा कपड़ा पकड़ लिया। मुंह मुफिंग, हम तो पार्क जा रहे थे, यहाँ क्यों आ गए? पार्क तो जाना ही है, पर पहले खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, वरना खेलने की ताकत कहाँ से आएगी? मैंने मजाक करते हुए कहा। पर हम ये मत खाएं प्लीज। मुझे पहले से पता था वो नहीं मानेगी। मैंने आवाज धीमी करके कहा, फिक्र मत करो, ज्यादा महंगा नहीं है। मेरी मम्मी के ऑफिस ने इस दुकान का डिस्काउंट कूपन दिया है, 50% ऑफ। सच सच में? क्यों झूठ बोलूंगा? अगर झूठ बोला तो मेरी, कहते कहते मैंने मन ही मन जोड़ दिया, मेरी नहीं तेरी टांग छोटी हो जाए। शेन जी ने सिर उठाकर मासूमियत से पलकें झपकाई। वो क्या है?
बस मान लो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस इतना समझ लो मैंने तुझसे झूठ नहीं बोला, नहीं तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ पर कसम नहीं खाता ना। मेरी बात सुनकर शेन जी तसल्ली से सिर हिला दी। एक टेबल भरकर खाना ऑर्डर किया। मैं मीट पका पकाकर उसकी प्लेट में डालना शुरू किया। उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए मैंने जानबूझकर बातें छेड़ी। शियाओ ई, आज मेरे साथ बाहर आने के लिए घर में मम्मी को क्या बताया? बस बस दोस्त के साथ बाहर जा रही हूँ कहा। अच्छा बस दोस्त? शेन जी को तुरंत मेरी बात में छेड़छाड़ महसूस हुई। चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैं हंस पड़ा। हम तो सिर्फ दोस्त नहीं, अच्छे बेंच पार्टनर भी हैं और अच्छे टीचर स्टूडेंट भी। शियाओ ये टीचर, मम्मी को ये सब क्यों नहीं बताया? शेन जी को फिर से छेड़े जाने पर एहसास हुआ। चेहरा और भी लाल हो गया, पर पूरी तरह रिलैक्स भी हो गई। हॉट पॉट से निकलकर तब तक 7 बज चुके थे। मैं जल्दी से शेन जी को लेकर किन शुई पार्क की तरफ भागा। असल में शेन जी को यहाँ लाने की वजह ये बिल्कुल नहीं थी कि सच में हेल्प की ज़रूरत थी, बल्कि मैं चाहता था कि उसे धीरे धीरे नेचर से बहादुर बनाना शुरू करूँ। मैं हमेशा उसके साथ नहीं रह पाऊंगा। जब तक वो खुद अपनी डरपोक आदत बदलकर बहादुर नहीं बनती, तब तक मुझे सच में सुकून नहीं मिलेगा। किन शुई पार्क पहुंचते ही देखा कर झेन दूर से ही जोर से हाथ हिला रहा है। छोटे फेंग, रुआन क्लासमेट। यहाँ मैं और शेन जी उसके पास पहुंचे तो उसने मुस्कुराते हुए शेन जी को हाय बोला। शेन जी को अजनबियों से बात करने में हमेशा डर लगता था, पर सोचा ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हिम्मत जुटाकर सिर उठाकर हाथ मिलाया। पर सिर उठाते ही कर झेन एकदम जड़ हो गया। स्कूल में शेन जी हमेशा सिर झुकाकर चलती। बहुत कम लोगों ने उसका असली चेहरा देखा था। कर झेन पहली बार उसका चेहरा साफ देख रहा था। मन ही मन बोला, अरे वाह, रुआन क्लासमेट तो सच में बहुत सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं, छोटा फिंग बाई निंगबिंग की जी हुजूरी छोड़ चुका है। यही तो असली सच्चाई है। इतनी अच्छी लड़की बगल में है तो बाई निंगबिंग को कौन देखेगा? मैंने कर जेन को एक लात दी। क्या देख रहा है? फिर से देखा तो आंखें निकाल दूंगा। हे रुआन क्लासमेट बहुत ज्यादा सुंदर है। मैं अपनी नजर नहीं रोक पाया। कर झेन सिर के पीछे खुजाते हुए हंसा। फिर मेरे कहने पर हम तीनों ने अपना स्टॉल पार्क की आर्टिफिशियल झील के किनारे लगाया। पिछले जन्म में मेरा एक प्रोजेक्ट यहीं किन शुई पार्क में लॉन्च हुआ था, तो शाम को कहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होगी ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। स्टॉल सेट करने के बाद शेन जी ने धीमी आवाज में मेरा कपड़ा खींचकर पूछा, मुफैंग, हम तीनों यहाँ फ्रूट प्लेट बेचने वाले हैं? शेन जी के मन में तुरंत घबराहट फैल गई। पार्क में सामान बेचते वक्त जरूर बहुत सारे लोग जमा होंगे। वो चाहती थी मेरा साथ दे, पर भीड़ ज्यादा होते ही उसकी घबराहट बेकाबू हो जाती है। तब उसके हाथ पैर फूल जाएंगे और उल्टा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। लड़की जितना सोचती उतना घबराती। तुरंत धीमे से बोली, मैं शायद कोई खास मदद नहीं कर पाऊंगी, बहुत बेवकूफ़ हूँ, मुझे लगता है घर वापस जाना चाहिए मुझे। पर मैंने हाथ बढ़ाकर उसके सिर को सहलाया। चेहरे पर लाड़ प्यार भरी मुस्कान लिए धैर्य से समझाया, घबराओ मत, हमेशा खुद को कम मत आको। तुम बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं हो। तुम तो हमारे स्कूल की ग्रेड 1 टॉपर हो। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मेरे बगल में खड़े होकर पैसे लेना बहुत आसान है। सिर सहलाए जाने पर शेन जी अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। चेहरा तुरंत लाल हो गया। मुफेंग पागल हो गया क्या? ये तो लोगों से भरा हुआ पार्क है और उसका दोस्त भी बगल में है, क्या उसे डर नहीं लगता? कर झेन गलत समझ लेगा हमारे रिश्ते के बारे में। दोबारा हाई स्कूल में जन्म लेकर मैंने डाइस रोलिंग की ट्रिक से 800 रुपये कमाए और मुड़कर सारा पैसा अपनी टॉप बीवी के अकाउंट में डाल दिया। श्योर, ये तुम्हारे लिए तोहफा है। तुम्हारी लाइफ मैंने पहले ही रिजर्व कर ली है। शेन जी के मूड को ठीक करने के बाद जल्दी ही हमारा पहला कस्टमर आया। इस आदमी ने पैसे देकर आस्तीन चढ़ाकर मेरे साथ डाइस रोल करना शुरू किया। एक गेम हारने के बाद भी हार नहीं मानी। लगातार 4 गेम खेले। आखिर आंसू पीकर 4 बॉक्स फ्रूट प्लेट लेकर चला गया। शेन जी बगल में देख रही थी। उसकी आंखें फैल गईं। मन ही मन सोचती रही, इतनी आसानी से 4 बॉक्स बिक गए। थोड़ी देर में स्टॉल के सामने लंबी लाइन लग गई। इस हलचल की आवाज ने 3 पुराने चेहरों को भी खींच लिया। सोंग जिंगनियन बाई निंगबिंग और उसकी दोस्त सू वानरो के साथ पार्क में टहल रहा था। सू वानरो की नजर तुरंत हमारे भीड़ वाले स्टॉल पर पड़ी। बाई निंगबिंग की बाह हिलाकर बोली, निंगबिंग, वहां देखो कितने लोग जमा हैं, कोई नई चीज बेच रहे होंगे, चलो देखते हैं। बाई निंगबिंग ने हल्की सी हामी भरी। सू वानरो के साथ आगे बढ़ी। सोंग जिंगनियन भी पीछे पीछे चल पड़ा, पर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, बाई निंगबिंग को वो आवाज जानी पहचानी लगने लगी। उसने अचानक सिर उठाकर स्टॉल की तरफ देखा। पंजों के बल खड़े होकर भीड़ में झांका। वो मैं ही था जिसने अभी अभी उसे डेट पर जाने से मना किया था। उसकी आंखें एकदम सिकुड़ गईं। सच में मूफेंग है। तीनों थोड़ी देर खड़े रहे और आखिरकार समझ गए हमारा गेम क्या है। निंग बिंग मूफेंग तो जमकर कमा रहा है, आज रात में तो कम से कम 1000 रुपये कमा लेगा। पर सोंग जिन्नियन बेइज्जती से हंसा। 1000 में क्या रखा है? एक बॉक्स की कॉस्ट कम से कम 3-4 रुपए। 5 रुपए में बेचकर 1 रुपया ही मुनाफा है। रात भर मेहनत करके इतना कमाता है जितना अभी मैं तुम लोगों को खाना खिलाने पर खर्च किया। सोंग जिंगनियन कहते कहते ठुड्डी आसमान तक उठा ली। अगले ही पल बाई निंगबिंग ने गुस्से से उसे देखा। उसी 18 साल की उम्र में मुफेंग अपनी काबिलियत से रात में कई हजार कमा रहा है। तो अपने घर से पैसे लेने के अलावा और क्या कर सकता है? सोंग जिंगनियन चुप हो गया। उसे तो हैरानी थी। अभी अभी उसी ने बाई निंगबिंग को चीजें खरीद कर दी, फिर भी उसे ही डांट पड़ी। इससे उसे और गुस्सा आया। इसी बीच सू वानरो ने बीच में पड़कर स्थिति संभालने की कोशिश की। निंगबिंग, गुस्सा मत करो। सोंग जिंगनियन जो कह रहा है वो गलत भी नहीं है। मुफेंग तो बस छोटे मोटे धंधे में लगा है, कितना कमा लेगा? मुझे तो लगता है इतनी भीड़ इसलिए है क्योंकि पैसे लेने वाली लड़की खूबसूरत है।
ये सब लोग बस लड़की देखने आए हैं। भाई निंगबिंग एक पल के लिए ठिठक गई। ठंडी नजर से बगल में खड़ी शेन जी को देखने लगी। अचानक उसे सू वानरो की बात सही लगने लगी। पर वानरो, तुझे नहीं लगता वो पैसे लेने वाली लड़की जानी पहचानी सी है? जानी पहचानी? मुझे तो नहीं लगती। मेरे हिसाब से तो ये लड़की मुफैंग ने पैसों पर बुलाई है, ध्यान आकर्षित करने के लिए। इतनी छोटी उम्र में ही समाज के गंदे तरीके सीख गया। बहुत गंदी हरकत है। सू वानरो ने नफरत से मुंह बिचकाया। बगल में खड़ा सोंग जिंगनियन आखिर समझ गया कि सब उसी पर गुस्सा हो रहे हैं। असल में बाई निंगबिंग को मुफेंग पसंद नहीं आया। गुस्सा उसी पर निकाल रही थी। ये सोचकर सोंग जिंगनियन ने अपना सामान सू वानरो को थमाया। सू वानरो, तू ये पकड़, मैं जाकर इस लड़की को सबक सिखाता हूँ। डाइस रोल ही तो है, देख कैसे उसकी सारी फ्रूट प्लेट जीत कर लाता हूँ। सोंग जिंगनियन कहते हुए भीड़ में घुसकर सबसे आगे आ गया। मुफैंग, मैं तुझसे 2 राउंड खेलने आया हूँ, देख मेरी डाइस रोलिंग का कमाल। ये जानी पहचानी बकबक सुनते ही मैंने हल्के से मुड़कर देखा। सामने खड़े सोंग जिंगनियन को देख लिया। पीछे बाई निंगबिंग और सू वानरो भी खड़ी थी। मैंने बस उसे एक नज़र देखा और वापस अपने ग्राहक की तरफ मुड़कर डाइस रोल करने लगा। बाई निंगबिंग ने मुझे नज़रअंदाज करते देखा तो दिल में तेज दर्द हुआ। सोंग जिंगनियन को अब बुरा लग गया। आवाज़ और तेज करके बोला, बात नहीं कर रहा। देख, मुझे लगता है तुझे पता है मैंने डाइस रोलिंग सीखी है, इसलिए डर गया कि मैं तेरी सारी फ्रूट प्लेट जीत लूंगा और तेरा धंधा बर्बाद कर दूंगा। मुफेंग, तू तो बुज़दिल है। इससे पहले मैं कुछ कहता, तभी सोंग जिंगनियन को बगल में खड़े एक जवान आदमी ने धक्का देकर किनारे कर दिया। तू कौन है? चाहिए तो लाइन में लग, यहाँ भौंकना बंद कर। आजकल के बच्चों को तमीज ही नहीं है, सीधे लाइन तोड़ते हैं। अभी अभी कोई गैम्बलिंग एक्सपर्ट का शिष्य बता रहा था। आखिर में 4 गेम हारकर 20 रुपए गंवाकर फ्रूट प्लेट लेकर चला गया। तू है ही कौन सी चीज? सोंग जिंगनियन ने बुरी तरह शर्मिंदा होकर सामने खड़े उससे कई साल बड़े लोगों को देखकर हिम्मत हार दी। सिर झुकाकर वापस भीड़ में लाइन में लग गया। बाई निंगबिंग और सू वानरो एक तरफ खड़ी होकर मुझे तरह तरह के लोगों के साथ आराम से डाइस रोलिंग करता देख रही थी। मन में उथल पुथल मच रही थी, क्योंकि हारने वाले भी चेहरे पर मुस्कान लिए जाते थे। जरा भी नाराजगी नहीं दिखती थी। अंकल, भले ही हार गए मुझसे, पर 5 रुपए में ये ताज़ा फ्रूट प्लेट खरीदना घाटे का सौदा नहीं है ना। बहन, तुम जीत गई हो, ये फ्रूट प्लेट खाओगी तो पक्का और खूबसूरत हो जाओगी। तुम्हारी दोस्तें तो पूछ पूछ कर परेशान हो जाएंगी कि कौन सा हाई एंड स्किन केयर यूज करती हो। क्या बहन, तुम तो 35 की भी होगी। अरे, मुझे तो लगा अभी अभी ग्रेजुएट होकर आई हो, इतना यंग दिख रही हो। मैं कभी सूखे मन से डाइस रोल नहीं करता था। अगर सामने वाला हार भी जाए तो कुछ अच्छी बातें कहकर उसकी हार का दुख पूरी तरह हल्का कर देता था। बेटा, तेरी जबान तो बड़ी मीठी है, मेरे बूढ़े से ज्यादा तारीफ करना जानता है। गर्लफ्रेंड है? मेरी बेटी इस साल 2nd ईयर में है, तुझसे मिलवाऊं? मैं हंसकर बोला, अंकल मजाक मत करो, मुझे तो पहले से एक लड़की पसंद है। इतनी मेहनत से पैसा कमा भी उसे जल्दी पाने के लिए ही रहा हूँ। अच्छा, कोई खास पसंद की लड़की है? देख, आंटी की समझ कम है, तेरी पसंद वाली लड़की आज यहाँ है, सबको दिखा दो। आंटी के इस चिढ़ाने पर आसपास खड़े लोग भी हंसने लगे। मैंने जल्दी से हाथ हिलाया। मेरी पसंद वाली लड़की सच में यहाँ है, पर उसका नाम नहीं बताऊंगा, वो थोड़ी शर्मीली है, इतने लोगों के सामने देखे जाना पसंद नहीं करती। अरे, लड़का तो शर्मा भी गया। सब हंसते रहे, किसी को शक भी नहीं हुआ। बगल में चुपचाप पैसे लेती शेन झी पर शेन झी मेरी बात से चुपचाप सिर झुका बैठी। आंखों में उदासी छाने लगी। मुफेंग की बताई हुई लड़की तो शायद मॉनिटर बाई निंगबिंग ही होगी। ठीक उसी वक्त बगल में खड़ी बाई निंगबिंग ने ये सुनते ही खुशी से चिल्ला उठने वाली थी। सू वानरो का हाथ पकड़कर बोली, वानरो, सुना तूने? उसने कहा उसकी पसंद की लड़की यही है। ये तो मेरे बारे में ही कह रहा है। मुझे पता था वो मुझे पसंद नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता। सू वानरो भी खुश हो गई। मैंने भी सुना। निंगबिंग, उसे लगा तू चली गई है, नहीं सुनेगी, सोचा नहीं था, हम अभी भी यहीं हैं। पूरा दिन उदास थी, अब तो तसल्ली हो गई ना। मुझे पता था तुझे पसंद करने वाला लड़का कभी अपना दिल नहीं बदल सकता। बाई निंगबिंग मीठे से मुस्कुराई। सू वानरो ने उसकी बाह पकड़ ली। तो अब सॉन्ग जिंगनियन को खेलने से रोकें, मुफेंग को सबक सिखाने से रोकें? कोई बात नहीं, उसे जाने दो। जब सॉन्ग जिंगनियन जीतने के करीब होगा तब मैं आगे आकर बीच बचाव करूंगी। मुफेंग सबसे परेशान और असहाय पल में मुझे देखकर पक्का मेरा एहसानमंद होगा। मुफेंग हमेशा मुझसे ठंडा व्यवहार करता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो पहले वाला मुफेंग ज्यादा पसंद है, जो खुल्लम खुल्ला मुझे पसंद करता था। थोड़ी देर में आखिर सॉन्ग जिंगनियन की बारी आई। उसने पैसे देकर शेन झी को दिए, फिर चैलेंज करते हुए मेरी तरफ देखा। आखिर मेरी बारी आ गई। आज मेरा टारगेट है तेरी सारी फ्रूट प्लेट जीत कर ले जाना। अभी तुझे एक मौका देता हूँ, जल्दी अपना स्टॉल समेट कर घर जा, नहीं तो एक भी पैसा नहीं कमाएगा, बल्कि पूरी पूंजी गंवा देगा। सामने खड़े इस बेवकूफ को देखकर मैंने जरा भी रहम नहीं किया। सोंग जिंगनियन के स्वभाव को देखते हुए हारने पर उसे इज्जत कम होने का डर लगेगा, और जब तक एक भी गेम नहीं जीत लेगा नहीं मानेगा। तो मैंने सीधे अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। आज रात वो एक भी गेम नहीं जीत पाएगा। अपनी क्यूट सी बेंच पार्टनर को जल्दी घर लाने के लिए मैं दोस्त को लेकर पार्क में फ्रूट प्लेट बेचने आया था, पर लगता है इस घमंडी लड़की ने कुछ और ही ड्रामा सोच लिया दिमाग में। तू पागल हो गई है क्या? तुझे लगता है मैं मेहनत से पैसा कमा रहा हूँ तेरे लिए घड़ी खरीदने को? ये बात कहते ही सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर बेचैनी छा गई। पल भर में गर्दन उठाकर बोली, तो क्या नहीं? मैंने अभी अभी सुना, तूने कहा तू मेहनत से पैसा कमाकर जल्दी अपनी पसंद की लड़की को पाना चाहता है। ये कहते कहते लड़की में जैसे कुछ आत्मविश्वास आ गया। आवाज फिर से पहले जैसे घमंडी हो गई। मुफैंग, नाटक बंद कर, तुझे नहीं पता
खुल्लम खुल्ला पसंद करना दिल में छुपाए प्यार से बेहतर होता है। तुझे मुझे चुपके चुपके पसंद करने की जरूरत नहीं, पहले जरा खुलकर जोश से पीछा कर। ये सुनते ही मैं पीठ पकड़कर जोर से हंस पड़ा। मौके पर मौजूद सभी हैरान रह गए और ये सब कुछ आधे घंटे पहले से शुरू हुआ था। मैं करझेन और शेन जी को लेकर डाइस चैलेंज के तरीके से फ्रूट प्लेट बेच रहा था। तभी अचानक सोंग जिनमियन, बाई निंगबिंग और उसकी दोस्त की नजर हम पर पड़ी। सोंग जिनमियन जितने घमंड से मुझसे चैलेंज करने आया था, उतना ही बुरी हालत में हार के बाद वहां से गया। पूरी हार के बाद जब सोंग जिनमियन ने हार कर हमारी बची हुई सारी फ्रूट प्लेट खरीद ली, तो बाई निंगबिंग अपनी दोस्त को लेकर आराम से चलकर आई। बात शुरू करते ही मेरी फिक्र दिखाई। तूने मेरे लिए घड़ी खरीदने के लिए इतना कष्ट उठाया। उसकी वो खुद पर तरस खाने वाली एक्टिंग याद आते ही मैं और जोर से हंस पड़ा। मैंने हाथ बढ़ाकर बगल में सामान समेट रही शेन जी की तरफ इशारा किया। बाई निंगमिंग की तरफ मुड़कर कहा, बाई निंगमिंग, तुझे सोंग जिंगनियन की तारीफ ने दिशा भुला दी है क्या? यहाँ इतनी सुंदर लड़की खड़ी है और तुझे दिख नहीं रही। इसकी बॉडी तुझसे कम नहीं, चेहरा भी तुझसे कम नहीं। तू मजाक कर रहा है क्या? ये तो तुम लोगों की पैसे देकर बुलाई गई एक्टर है ना, ग्राहक खींचने के लिए? बाई निंगबिंग ने बिना सोचे कह दिया। करजेन ने बेवकूफ को देखने वाली नजर से उसे घूरा। तुझे अंधापन है क्या? ये शेन जी है, तेरी क्लास की ग्रेड 1 टॉपर। क्या शेन जी? ये सुनते ही सिर्फ बाई निंगबिंग ही नहीं, बगल में खड़ी सू वांडो भी हैरान रह गई। बेयकीनी से मेरे पीछे खड़ी उस शर्मीली लड़की को देखने लगी। बाई निंगबिंग के दिमाग में, शेन जी हमेशा पूरे साल धुली हुई पुरानी यूनिफॉर्म पहनती है, हमेशा अपना चेहरा कॉलर में छुपाती है, किसी से बात करते ही हकलाने वाली गूंगी लड़की समझी जाती थी। तू बकवास कर रहा है, ये शेन जी कैसे हो सकती है? बाई निंगबिंग को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और अगले ही पल वो पूरी तरह चौंक गई। शेन जी आगे कदम बढ़ाकर डरते हुए बोली, मॉनिटर, मैं सच में शेन जी ही हूँ। बाई निंगबिंग को लगा जैसे दिमाग में धमाका हुआ हो, पूरी तरह जड़ हो गई। आंखों में अविश्वास था। तो मतलब तुमने अभी जिसे पसंद बताया वो मैं नहीं, शेन जी है। बाई निंगबिंग ने अचानक मुड़कर मेरी तरफ देखा। आंखों में पानी आ गया था। मैंने बिना किसी भाव के सिर हिलाया और नहीं तो क्या। इस पल बाई निंगबिंग को पूरी तरह समझ आ गया कि उस दिन उसने जो अंदाजा लगाया था कि मुफेंग शेन जी को पसंद करने लगा है, वो सच था। वो सच में बदल गया है। इस पल बाई निंगबिंग के आंसू रुके नहीं, ढलक पड़े। मुफेंग, जल्दी निंगबिंग से सॉरी बोल। सुवानरो तुरंत बीच में आकर बाई निंगबिंग का पक्ष लिया। तो शायद अभी नींद में है क्या? मैं कोई भेड़ नहीं हूं जो हर किसी को माफी दूं। मैं क्यों सॉरी बोल? मैंने ठंडी आवाज में कहा। फिर बाई निंगबिंग और सु वानरो को नजरअंदाज करके कर झेन की तरफ आवाज लगाई। कर झेन, चलते हैं, कहकर मैंने अभी हक्की बक्की खड़ी शेन जी का हाथ पकड़कर पार्क से बाहर की तरफ चल पड़ा। तीनों बाहर निकलकर रुके। कर झेन उत्साह छुपा नहीं पा रहा था। छोटे फेंग, आज तो मजा आ गया। सोंग जिंगनियन का भी मुंह बंद कर दिया और बाई निंगबिंग को भी ठंडा कर दिया। सारी पुरानी भड़ास निकाल दी। इतना कुछ नहीं, ये सब तो बेकार के लोग हैं। अगर सोंग जिंगनियन खुद ही जोकर ना बनता तो मैं उस पर टाइम भी वेस्ट नहीं करता। मैं हल्के से मुस्कुराया। यह सच था। पिछले जन्म की तमाम बातों से गुजरकर दोबारा जन्म लेने के बाद मेरी नज़र में सिर्फ शेन जी है। बस मेहनत से पैसा कमाकर उसे हमेशा सुरक्षित और खुश रखना चाहता हूँ। तभी शेन जी को भी होश आया। मन ही मन आह भरी, वो फेंग ने जरूर मॉनिटर की खातिर ये बात कही होगी। वो मुझ जैसी लड़की को कभी पसंद क्यों करेगा? उसने कभी खुशी नसीब होने की उम्मीद ही नहीं की थी। फिर उसने जेब से आज रात के कमाए हुए सारे पैसे निकालकर करीने से मोड़कर मेरी तरफ बढ़ाए। वो फेंग, आज रात हमने कुल 599 बॉक्स बेचे। ये 2,995 हैं। बकवास मत कर। क्या हमने साथ मिलकर बेचा है? इसमें तुम्हारी भी मेहनत है। मैंने तुरंत उसे सुधारा, पर उसने सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने तो बस पैसे लिए, कोई खास मदद नहीं की। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम आराम से पैसे ले रही थी। मैं और करजैन फोकस से डाइस रोल कर पाए। तुम्हारे बिना हम दोनों आज बहुत परेशान हो जाते। तुमने बड़ी मदद की। सच में? शेन जी ने सिर उठाकर देखा। आंखों में महीन रोशनी चमक रही थी। बिल्कुल सच है। मैंने सीरियस होकर उसे देखा। ये दिल से कही बात थी। आज रात अगर शेन जी नहीं होती तो मैं और करजेन दोनों निश्चित रूप से घबरा जाते। तभी करजेन भी गंभीर होकर शेन जी से बोला, शियाओ ई, छोटे फैंग ने बिल्कुल सही कहा। आज तुम ना होती तो हम दोनों बुरी तरह परेशान हो जाते, संभाल ही नहीं पाते। तुम कभी खुद को कम मत आंकना। करजेन के भी खास तौर पर समझाने पर शेन जी के कान तुरंत लाल हो गए। तुरंत सिर झुकाकर धीमे से धन्यवाद दिया। थैंक यू मुफैंग। थैंक यू करजेन। ये देखकर मैं संतुष्ट होकर मुस्कुराया, पर नजर फिरते ही करजेन को देखकर मैं भौं सिकोड़कर उसे घूरने लगा। अभी अभी क्या कहकर बुलाया? करजेन को समझ नहीं आया। उसे तुरंत मेरी लात पड़ गई। इतनी हिम्मत, शियाओ ये बोलना भी तेरे बस की बात है? शेन जी ने दोनों को मजाक करते देख हंसी नहीं रोक पाई। ये शायद इस पूरे साल में उत्तर आकर उसकी सबसे खुशी वाली शाम थी। उसने पहले कभी सोचा नहीं था कि वो इतने लंबे समय से पसंद करने वाले लड़के के साथ इतना टाइम बिता पाएगी, उसके इतने अलग अलग और जीवंत रूप देख पाएगी। करजेन से अलग होने के बाद मैंने हमेशा की तरह शेन जी को घर छोड़ा। रास्ते में एक बुजुर्ग अंकल मिले जो एक भारी सा बोरा कंधे पर लादे धीरे धीरे बस स्टॉप की तरफ जा रहे थे। दयालु दिल वाली शेन जी तुरंत घबराकर मेरा कपड़ा खींचकर धीमे से बोली, मुफेंग, मैं उस अंकल की मदद करना चाहती हूँ। मैंने बेबस होकर आह भरी।
तुम्हारे इन पतली बाहों टांगों में तो शायद अंकल से भी कम ताकत होगी। दिक्कत मत खड़ी करो, मैं जाकर कहते कहते मैं तेज कदमों से अंकल की तरफ भागा। उनके पास जाकर मैंने हाथ बढ़ाकर उनके कंधे का बोरा पकड़ने की कोशिश की। अंकल हैरान होकर बोले, बेटा ये क्या कर रहा है, सामान उठाना है? मैंने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अंकल, अंकल मैं आपका सामान उठा लेता हूँ। ये कहते ही मेरी मुस्कान वहीं जम गई। मेरा मुंह अभी क्या बकवास कर गया। सामने खड़े अंकल भी हैरान हो गए, आंखें फैलकर लगभग बाहर आने वाली थी। ओह सॉरी अंकल, बहुत जल्दी में जबान फिसल गई। मेरा मतलब था अंकल सामान में उठा लेता हूँ बेटा, अगली बार इतनी हड़बड़ी मत करना। अंकल का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। मैंने अंकल के लिए बोरा बस स्टॉप तक पहुंचाया, माथे का पसीना पोंछकर कहा, अंकल 9 साढ़े 9 बज गए हैं, आखिरी बस बची होगी शायद, प्लीज़ मिस मत करना। ठीक है, थैंक यू बेटा। असल में अभी अभी पार्क में मैंने देख लिया था, तू एक बहुत अच्छा, बड़ों की इज्जत और छोटों का ख्याल रखने वाला बच्चा है। मैंने सिर खुजाते हुए हैरानी से अंकल को देखा। अंकल ने गहरी मुस्कान से कहा, तूने और तेरे दोस्त ने पार्क में फ्रूट प्लेट बेची, मैं भी वहां भीड़ में गया था। अगर मुझसे गलती नहीं हुई हो तो तेरी डाइस रोल करने की तकनीक, अगर तू जीतना चाहे तो कभी हार ही नहीं सकता है ना। मेरे दिल में तुरंत खतरे की घंटी बज उठी। ये बुजुर्ग तो मुझसे राज उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने हल्के से हंसकर टाल दिया, अंकल आप मजाक कर रहे हैं, बस किस्मत अच्छी थी। बेटा तुझे इतना सतर्क होने की जरूरत नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ तू बड़ों छोटों का ख्याल रखने वाला है, क्योंकि मैंने साफ साफ देखा जानबूझकर हार कर दी हुई फ्रूट प्लेट सब बुजुर्गों और बच्चों को ही दी गई। जो भी उम्र में बड़े या छोटे बच्चे तेरे पास आकर खेलते, आखिर में मुफ्त में कुछ बॉक्स लेकर जाते। शुरू से ही तूने उनसे पैसे कमाने का इरादा नहीं रखा बेटा। तू बहुत अच्छा है, पैसे कमाने का दिमाग भी है और अपनी सीमा और सिद्धांत भी संभाल कर रखते हो। अच्छा लड़का है। अंकल की इस बात ने मेरे दिल में तूफान खड़ा कर दिया। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि एक सामान्य दिखने वाला बुजुर्ग अंकल मेरी छोटी सी हरकत को इतनी बारीकी से देख पाया, पर उसने इस बात पर और जोर देने का इरादा नहीं दिखाया। हंसते हुए कहा, अच्छा बेटा जल्दी घर जा, गर्लफ्रेंड को ज्यादा देर तक इंतजार मत करा। मैं झेप कर हंसा, कोई सफाई नहीं दी उस गर्लफ्रेंड वाली बात पर। मुड़कर तेजी से भागकर श्रीन जी के पास पहुंचा, उसकी कलाई पकड़कर जल्दी वहां से निकल गया। अभी अभी अंकल के साथ हुई बातचीत ने मुझे साफ समझा दिया कि ये बुजुर्ग कोई साधारण इंसान नहीं है। हो सकता है उसने पहले से ही मुझ पर नजर रखी हो, बेवजह मुझे ऑब्जर्व नहीं कर रहा था। रास्ते भर शेन जी को उसके सोसाइटी गेट तक पहुंचाया। छोटी सी लड़की ने आसमान में चमकते चांद को देखा, अचानक मुड़कर मुझसे नरम आवाज में बोली, मु फेंग गुड नाइट, आज का चांद बहुत सुंदर है। कहकर उसका चेहरा लाल हो गया। सोसाइटी की तरफ भागने ही वाली थी, पर मैं वहीं खड़े होकर शांति से मुस्कुराते हुए उसकी पीठ को देखकर बोला, गुड नाइट, चांद रोशन है, रोशन तो होना ही चाहिए। ये सुनते ही शीन जी के पैर में हल्की ठोकर लगी, गिरते गिरते बची। अंधेरे में उसने अचानक मुड़कर मुझे देखा। वो आंखें इतनी चमकीली थीं कि लगा जैसे सारे आसमान के तारे उसमें समा गए हों। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि पिछले जन्म की यादों में ये बेचारी लड़की मुझे चुपचाप पूरे 7-8 साल पसंद करती रही। आखिर में इस दर्द के साथ दुनिया छोड़ते वक्त अपनी आंखों की कॉर्निया बिना किसी की जानकारी के मुझ अंधे को दान कर गई। सारी दीवार भरी हुई प्यार भरी बातें सिर्फ किसी को न दिखने वाली डायरी में लिखी थी। उसने डायरी में कभी लिखा था, चांद बहुत रोशन है, जैसे मैं उसे पसंद करती हूँ, पसंद करने का कोई फायदा नहीं फिर भी करती हूँ, फायदा ना होने पर भी पसंद करती हूँ। इस बार जब उसने खुद चांद का जिक्र किया तो मुझे मौका नहीं छोड़ना था, उसे जवाब देना था, हिम्मत देनी थी। इस जन्म में मैं जरूर इस पगली लड़की को पूरी तरह से खुश कर दूंगा। शेन जी घर पहुंचकर सबसे पहले वो डायरी खोली जिसमें भरा हुआ मेरा नाम लिखा था, कलम उठाकर नई बातें लिखी। 2013 4 मार्च, आज मू फेंग ने मुझे हॉट पॉट खिलाया। ये मेरी और मम्मी की उत्तर आने के बाद पहली बार हॉट पॉट खाना था। मू फेंग पहले से बिल्कुल अलग लग रहा है। आज उसने मेरी बाह भी पकड़ी। मू फेंग ने कहा, चांद रोशन है, रोशन तो होना ही चाहिए। मेरे दोबारा जन्म लेने की वजह से सब कुछ अपने पुराने रास्ते से हट गया था और शेन जी की डायरी भी चुपके से बदल गई थी। हर लाइन में छुपी न सकने वाली खुशी और नरमी भरी थी। अगले दिन सुबह सुबह मैंने साइकिल चलाकर सीधे मोबाइल शॉप जाकर शेन जी के लिए सबसे नया Xiaomi 2 खरीदा। अपने लिए तो एक सस्ता सा सेकंड हैंड फोन ले लिया। मर्द को तो अपने दिल में बसने वाली लड़की को सबसे अच्छी चीज देनी चाहिए। स्कूल पहुंचने तक शेन जी पहले से आराम से सीट पर बैठकर सवाल हल कर रही थी। मुझे आते देख उसने शर्माते हुए पहले से तैयार एक हैंड वार्मर निकाला, धीमी आवाज में बोली, मुंह 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 फेंग, तुम साइकिल चलाकर आए हो तो हाथ जरूर ठंडे होंगे। हैंड वार्मर में मैंने अभी गर्म पानी भरा है, गर्म कर लो। क्या तुम्हारा गोद बहुत सॉफ्ट है? मुझे अंदर गर्म होने दो। श्याओ ये तुम अब इतनी बोल्ड हो गई हो, मैंने बिना सोचे कह दिया। कहते ही मैंने देखा शेन जी हैरान होकर मुझे देख रही है। तभी समझ आया अभी वाली बात मैंने खुद ही गलत सुन ली थी। थैंक यू, तुम बहुत केयरिंग हो। मैंने जल्दी से हैंड वार्मर लिया, तुरंत मुंह घुमा लिया। मेरा पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया, लगभग खून टपकने जैसा। शेन जी मेरा शर्मिंदा चेहरा देखकर मुस्कान रोक नहीं पाई। हाँ मोफेंग, तुम्हारे डेस्क में कुछ है, क्लास से पहले जूनियर और दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स ने रख दिया। क्या है? मैंने डेस्क टटोलते हुए बेध्यानी से पूछा। शेन जी होंठ भींचकर धीमे से बोली, वो लव लेटर्स हैं। सामान टटोलते हुए मैं अचानक रुक गया। डेस्क में सच में 5-6 गुलाबी लव लेटर्स पड़े थे, साथ में कुछ फेरेरो चॉकलेट्स भी। बिल्कुल क्लासिक स्कूल टाइम कन्फेशन का सामान। पर मेरे चेहरे पर कोई असर नहीं दिखा।
मैंने वो लेटर्स उठाकर सीधे पीछे कूड़ेदान में फेंक दिए। ये देखकर शेन जी को बुरा लगा। तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। मुफिंग, तुम सब फेंक दोगे? ऐसा ठीक नहीं होगा ना, आखिर सबने ईमानदारी से लिखा है। मैंने होंठ सिकोड़े। तो क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं है, पढ़ना भी टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा फेंक ही दो, ताकि उन्हें जल्दी पता चल जाए मुझे इंटरेस्ट नहीं है। पर ये चॉकलेट देखने में तो टेस्टी लग रही है, एक खाओगे? मैंने चॉकलेट का टुकड़ा उठाकर उसके मुंह के पास किया। मुंह खोलो। चॉकलेट मुंह के पास आते ही शेन जी को मना करना मुश्किल हो गया। बस मुंह खोलकर हल्का सा टुकड़ा काट लिया। मैं आंखें सिकोड़कर मुस्कुराया, दिल में खुशी थी। आज उसे चॉकलेट खिलाने की हिम्मत हुई तो कल कुछ और भी खिलाने की हिम्मत होगी। ठीक है, हैंड ऑन वापस। मेरे हाथ गर्म हो गए हैं, ये चॉकलेट भी तुम ही रख लो। मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो किसी और ने तुम्हें दी है, मैं नहीं ले सकती, मना करना नहीं चलेगा। मैंने तुरंत बड़ा दाव खेल दिया, जेब से कुछ फिजिक्स के सवाल निकाले जो मुझे काफ़ी देर तक समझ नहीं आए। ये आज रात की ट्यूशन फीस है, मुझे और भी कुछ सवाल पूछने हैं तुमसे। शेन जी मेरा सीरियस और ईमानदार चेहरा देखकर लगा जैसे उसे कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई हो। जोर से सिर हिलाते हुए बोली, फिक्र मत करो मुफेंग, मैं ज़रूर तुम्हें अच्छे से समझा दूंगी। इस छोटी लड़की का ये मासूम और सीरियस अंदाज देखकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। पिछले जन्म में मैं कितना अंधा था जो इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर उस बेवजह लगाव में उलझा रहा जो बाई निंगबिंग के लिए था। फर्स्ट रो में बाई निंगबिंग ने मेरा और शेन जी का पूरा इंटरेक्शन देख लिया। आंखें तुरंत भर आईं, उन पर पानी की परत बिछ गई। वानरो, तुझे नहीं लगता मुफेंग सच में अब मुझे पसंद नहीं करता, शेन जी को पसंद करने लगा है? सु वानरो ठुड्डी पर उंगली रखकर काफी देर सोचती रही। फिर पूरी तरह अपना गुप्तचर मोड ऑन करके सीरियस अंदाज में समझाने लगी। मुझे लगता है कल पार्क में उसने जो कुछ कहा वो सिर्फ तुझे जलाने के लिए था। क्यों? क्यों वो मुझे क्यों जलाएगा? सोच, हम मान लें कि उसकी पसंद की लड़की असल में तू ही थी, पर सोच नहीं पाया कि तू वहीं थी और सारी बात सुन ली, तो अब उसने मानने से इनकार कर दिया। आखिर तूने कल सोंग जिंगनियम को साथ ले जाकर उसके सामने ही किसी और चाहने वाले के साथ पार्क घूमा। लड़कों का सेल्फ रिस्पेक्ट कितना बड़ा होता है ना। ऐसी स्थिति में वो तुझे पसंद करने की बात कैसे मान सकता है? वो बस थोड़ा फ्री दिखने के लिए नाटक कर रहा है। और फिर तूने अपने कानों से तो नहीं सुना कि उसने कहा वो तुझे पसंद नहीं करता? भाई निंगडिंग वहीं ठिठक गई। ये एंगल उसने कभी सोचा नहीं था। सो वानरो की हर बात बहुत लॉजिकल लग रही थी, तर्क में कोई कमी नहीं दिख रही थी। क्या मुफेंग सच में सिर्फ इसलिए इतना ठंडा है क्योंकि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट आड़े आ रहा है? वो मानने को तैयार नहीं कि अभी भी मुझे पसंद करता है। सुवानरो ने जोर से सिर हिलाकर पक्का जवाब दिया। बिल्कुल यही बात है। तो उससे डर नहीं कि मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी, दोबारा कभी बात नहीं करूंगी? सुवानरो ने सिर हिलाया, अनुभवी अंदाज में बोली, तू गलत है। जैसा मैंने अभी कहा, यह सब लड़कों के सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से है। अभी इस टाइम पर तुझे उसे एक सीढ़ी देनी चाहिए, ताकि उसे मौका मिले तुझसे साफ बात करने का। अगर ये मौका ठीक से न पकड़ा तो तुम दोनों के बीच हमेशा के लिए दूरी बन सकती है। अगर तूने अब पहल नहीं की तो हो सकता है वो और शेन जी सच में जोड़ी बन जाए। गुप्तचर सु वानरों का ये सारा विश्लेषण अगर मैं खुद सुनता तो कहता, वाह क्या बात है। अगर मेरे मन में सच में ऐसा कुछ ना होता तो शायद मुझे भी उसकी बकवास पर यकीन हो जाता। पर बाई निंगमिंग तो पूरी तरह इस बात में उलझ गई थी। बार बार पलटकर मुझे देखती रही। उसकी आंखों में इरादा और मजबूत होता गया। नहीं, बिल्कुल नहीं होने दूंगी कि शैन जी मुफेंग को छीन ले, चाहे इसके लिए मुझे थोड़ा पहल करनी पड़े, थोड़ा नरम रुख अपनाना पड़े। ये कभी नहीं होने दूंगी। यही सही बात है निंगबिंग, थोड़ी हिम्मत रख। और वैसे भी शेन जी तेरे सामने कहीं टिकती नहीं, सिवाय इसके कि उसकी छाती तुझसे थोड़ी बड़ी है। सु वानरो हंसते हुए बोली, अच्छे से माहौल बना रही थी। भाई निंगबिंग ने हाथ बांधकर घमंड से कहा, वानरो तू सही कह रही है, शेन जी तो मुझसे बहुत पीछे है। छाती बड़ी होने से क्या, वो तो बोझ ही है। पर अफसोस, उसने ये बातें मेरे सामने नहीं कही, नहीं तो मैं जरूर मजाक उड़ाता। किसकी हिम्मत हुई जो 360 को फ्लैट चेस्ट कहने की? बड़ी हास्यास्पद बात है। शाम को छुट्टी होने पर मैं हमेशा की तरह शेन जी को घर छोड़ने गया। रास्ते में मैंने आज सुबह खरीदा शियाओमी 2 उसके सामने निकाल कर दिया। शियाओई, ये फ़ोन तुम्हारे लिए, इसमें मैंने पहले से सिम कार्ड डाल दिया है, रिचार्ज भी करवा दिया है। शेन जी तुरंत रुक गई, गर्दन उठाकर हैरान होकर मुझे देखने लगी। हमसे कुछ दूर पीछे चल रहे बाई निंगबिंग ने ये सब साफ देख लिया, आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। ये तो नया शियाओमी 2 है। एक साधारण स्टूडेंट के लिए 2000 का फ़ोन बहुत भारी गिफ्ट होता है। बाई निंगबिंग की नज़र धीरे धीरे मायूस हो गई, चुपचाप मुड़कर वहां से चली गई। शेन जी को कुछ सेकंड बाद समझ आया। तुरंत फोन वापस करते हुए घबराकर बोली, मुफेंग, मैं इतनी महंगी चीज नहीं ले सकती। इस बार अगर तुम ट्यूशन फीस भी कहो तो नहीं चलेगा। अगर जबरदस्ती दिया तो मैं आगे तुम्हें पढ़ाना बंद कर दूंगी। मुझे पहले से पता था वो मना करेगी, तुरंत पहले से सोचा हुआ जवाब दिया। तुम गलत समझ रही हो, ये फोन तुम्हें देना नहीं, बस इस्तेमाल के लिए दे रहा हूँ। तो मुझे फोन देकर क्या फायदा, मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं। शेन जी ने डरते डरते पूछा। दिल में जानती थी मैं उसे कुछ बहाना बना रहा हूँ। खुद को समझाती रही, शेन जी इस बार बिल्कुल नहीं फंसना। पहले भले जरूरत न रही हो, अब से जरूरत पड़ेगी। मैंने सीरियस होकर कहा, मेरे मार्क्स इतने कम हैं, स्कूल में पढ़ाई का टाइम भी कम है, ये फ़ोन दे रहा हूँ ताकि रात को घर पढ़ते वक्त जो सवाल ना आए तो मैं तुरंत तुम्हें मैसेज कर सकूं, तुम भी तुरंत मुझे सॉल्यूशन समझा सको, है ना?
मेरे चेहरे पर पढ़ाई की भूख और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की चाहत साफ दिख रही थी। पहले से आधी अधूरी मान चुकी शेन जी पूरी तरह मेरे झांसे में आ गई, पर मन में अभी भी थोड़ी हिचकिचाहट थी। ये देखकर मैंने आखिरी दांव खेला, बनावटी उदासी से आ भरी, अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं। मैं तो सोच रहा था इस दौरान अच्छे से मेहनत करके तुम्हारे साथ एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूं। तुम्हें अगर सच में तकलीफ है तो कोई और तरीका ढूंढ लूंगा। ये सुनते ही शेन जी की आंखें तुरंत चमक उठी, जैसे सारे तारे उतर आए हों। मेरे साथ एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन? मुफैंग मेरे साथ एडमिशन लेना चाहता है? वो इतनी मेहनत से पढ़ाई इसीलिए कर रहा है ताकि मेरे साथ एक ही यूनिवर्सिटी जा सके। एक पल में शेन जी के दिमाग में हमारे साथ एक ही कैंपस में साथ रहने के ख्याल आने लगे। दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं, अगर इससे मुफैंग को मदद मिलती है तो मैं तैयार हूँ। मैं जरूर अच्छे से फोन संभाल कर रखूंगी। सच में? थैंक यू शियाओ ये टीचर। ना नहीं, मुफैंग को अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। अपनी बात को और असली बनाने के लिए मैंने खास तौर पर जोड़ा, अच्छे से फोन संभालना, अगर टूट गया तो बदले में तुम्हें साथ रहना होगा। मुफैंग फिक्र मत करो, मैं जरूर संभालूंगी। शेन जी ने फोन बैग के सबसे अंदर की जेब में सावधानी से रखा। चेहरे पर छुपाई न सकने वाली मुस्कान थी। दूसरी तरफ बाई निंगबिंग, जो अभी अभी उदास हो रही थी, कुछ ही मिनटों में फिर से नई तरह से खुद को समझाने लगी। अच्छा, कल रात शेन जी ने मुफैंग की पूरी शाम फ्रूट प्लेट बेचने में मदद की, इतना पैसा साथ में कमाया। मुफैंग ने उसे सैलरी तो दी ही नहीं होगी, और जैसा वांडो ने कहा, वो तो बहाना भी बना, मुझे उसका एहसान भी मानना चाहिए। तो ये फोन दरअसल सैलरी और थैंक्स गिफ्ट है। मुफैंग ने बिना वजह उसे नहीं दिया। ये सोचते ही बाई निंगबिंग ने राहत की सांस ली, दिल संभाला, मन ही मन तय किया, अगले 2 दिन मुझसे अच्छे से पेश आएगी। कल सुबह मुफैंग के लिए नाश्ता लाऊंगी, इसे सीढ़ी समझ के, तब हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। अगले दिन सुबह जब मैं क्लास में घुसा तो हमेशा टाइम पर आने वाली बाई निंगबिंग आज सुबह की रीडिंग के आखिरी टाइम पर पहुंची। और तो और वो सीधे मेरी सीट के पास आई और खूबसूरती से पैक की हुई थैली मेरे सामने रखी। मुफैंग, ये मैं खास तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ, गरम गरम है, जल्दी खा लो। मैं हैरान होकर उसे देखकर बोला, तू भूत से डर गई क्या, या आज सूरज पश्चिम से निकला है? फालतू बकवास मत कर, कुछ मत सोच, बस तेरे लिए नाश्ता लाई हूँ, जल्दी खा लो। पहली बार किसी लड़के के लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। बाई निंगबिंग ने ठुड्डी उठाकर घमंड में डूबी, अपनी आदत से थोड़ी भी नरमी नहीं दिखाई। पर मैं जरा भी उसकी बुरी आदतों से समझौता नहीं करता। हाथ भी नहीं उठाया, सीधे कहा, नहीं खाऊंगा। क्यों? ये तो मैंने खास तेरे लिए खरीदा है। डर है इसमें जहर मिलाया हो? मुफैंग, मुझे पता है तू अभी भी मुझसे नाराज है, पर मैं इतना बुरा नहीं हूं कि जहर दूं, वो भी सही बात है। मैंने सिर हिलाया, मुझे भी लगा कि अभी वाली बात थोड़ी ज्यादा हो गई। बाई निंगबिंग के चेहरे पर आखिर मुस्कान आ गई। मुझे पता है तू कभी नाश्ता नहीं करता, इस बार खास तेरे लिए लाई हूं, याद रखना खाना है। मैंने तेरे डेस्क पर रखा है, गरम गरम खा लेना। कहकर वो बैग उठाकर अपनी सीट पर वापस गई। देखकर मूड काफी अच्छा लग रहा था, पर मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। वो नाश्ते का पैकेट डेस्क के कोने में पड़ा रहा। मैंने शुरू से आखिर तक हाथ भी नहीं लगाया। शेन जी बगल से चुपचाप मुझे देख रही थी। अभी अभी बाई निंगबिंग की बातचीत से उसके मन में हीन भावना उठाई, सांस तक रोक ली, पर उसने साफ पकड़ लिया कि मैं नाश्ता नहीं करता। पर मुफैंग जब भी मेरे लिए नाश्ता लाता है हमेशा कहता है पहले खा चुका है। क्या क्या सच में उसने खाया ही नहीं, बस ऐसा कहा ताकि मैं आराम से नाश्ता खा सकूं? ये सोचते ही शेन जी उंगली से सावधानी से मेरी बाह टच की। मुफैंग, मॉनिटर की लाई हुई ये नाश्ता नहीं खाओगे? ठंडा हो रहा है, नहीं खाऊंगा। तो पहले टेस्ट कर लो, अगर मॉनिटर ने जहर नहीं मिलाया तो तुम थोड़ा खा लेना, भूखे मत रहना। उसे मेरे सामने इतना सीरियस और सावधान देखकर मैं हंस पड़ा। तुम मेरी जहर परखने वाली नौकरानी बनोगी क्या? मैंने कहा ना खा चुका हूँ। बाई निंगबिंग की बात मत सुनो, वो मुझे बिल्कुल नहीं जानती। छोटी लड़की के इस मासूम और सॉफ्ट अंदाज को देखकर मेरा हाथ उसे गले लगाने को मचल रहा था। बहुत मन कर रहा था उसका गाल पकड़कर जोर से पिंच कर दूं, बहुत क्यूट लग रही थी, इसे और छेड़ने का मन हो रहा था। ये बातें सुनकर शियाओ ये ने सिर उठाया, गीली आंखों से मुझे देखते हुए बोली, सच में? मुझे नहीं चाहिए कि तुम मेरे लिए नाश्ता खरीदकर खुद भूखे रहो, तुम पागल हो। वीकेंड में मैंने इतना पैसा कमाया कि नाश्ता भी नहीं खा सकता, और तुम जैसी फ्री की टॉपर टीचर है मेरे पास, तो अच्छा खाना तो खाना ही चाहिए। शियाओ ने राहत की सांस ली, तसल्ली से सिर हिलाया। दिन तेजी से बीता, जल्दी ही शाम का लास्ट पीरियड आ गया। मैं डेस्क पर लेटकर दिमाग खाली कर रहा था, अचानक कुछ याद आया। हाथ से डेस्क के नीचे शेन जी की जान हल्के से लचकी। शियाओ को झटका लगा, हल्की सी आह निकल गई। मैं हंसी रोककर पास होकर बोला, हे, शाम को क्या खाओगी? बस स्कूल कैंटीन में ही खा लेंगे, चावल दलिया और अचार। ठीक है। बकवास, इतना बोरिंग खाना कोई फायदा नहीं, वैसे भी कल तो मॉक टेस्ट है, चलो बाहर कुछ अच्छा खाते हैं, बस जैसे टाइम पास हो जाएगा। शियाओ थोड़ा हिचकिचाई, पर याद आया कि पिछले 2 दिनों में उसने मुझे कुछ नहीं खिलाया, ऊपर से मेरा दिया फोन भी रख लिया। जेब में मम्मी के दिए 150 रुपए भी थे, तो कम ही ना नुकुर करते हुए हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, पर आज मैं ट्रीट दूंगी, चलेगा? ठीक है, तुम ही ट्रीट दो। मैं मुस्कुराते हुए मान गया। दिल में जानता था लड़की क्या सोच रही है। रेस्टोरेंट पहुंचकर बिल भरने का तरीका सोच लूंगा। छुट्टी की घंटी बजते ही मैंने शियाओ को लेकर गेट की तरफ चलना शुरू किया। जाते जाते मैंने बाई बिंग का दिया नाश्ता स्टेज के पास बैठे लड़के को थमा दिया। गुचेन, ये दूध ब्रेड तेरे लिए। गुचेन तुरंत हैरान रह गया, यकीन नहीं कर पाया। सच बोल रहा है? तू तो मेरा असली गॉडफादर है। जवाब में उसे बस मेरी पीठ दिखी, क्योंकि मैं वहां से चल पड़ा था। मैं शियाओ को लेकर गेट से निकला।
उसने हल्के से मेरा कपड़ा खींचकर धीमे से पूछा, मुंह फेंग, तो तुम क्या खाना चाहते हो? मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, पुदीने वाला आइसक्रीम कहाँ है? ये सुनते ही शेम जी का चेहरा तुरंत लाल हो गया, क्योंकि पुदीना वाली आइसक्रीम वही थी जो उसकी हाल ही में बदली गई क्यू क्यू निकनेम थी। मैं हंसी रोक नहीं पाया। छेड़ना बंद, चलो। आगे नई खुली एक होम स्टाइल रेस्टोरेंट है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। दूसरी तरफ हाई स्कूल थर्ड ईयर सिक्स क्लास के रूम में बाई निबिंग उठकर लंच के लिए जाने वाली थी। कभी नजर गू चेन पर पड़ी जो अपनी सीट पर बैठकर कुछ खा रहा था। उसकी डेस्क पर रखे जाने पहचाने पैकेट को देखकर बाई निंगबिंग का चेहरा तुरंत बदल गया। दिल में एक बुरी सी आशंका जागी। वो तुरंत तेज कदमों से गूचेन के पास गई। गूचेन, तू क्या खा रहा है? ब्रेड और दूध? मॉनिटर, तू ये मत सोच कि तेरा चेहरा अच्छा है तो मैं तुझे बांट दूंगा। गूचेन ने सतर्क होकर बाई निंगबिंग को देखा, पैकेट अपनी छाती से लगा लिया। बाई निंगबिंग को झंझलाहट हुई, पर गूचेन की बात ने उसके दिल में झटका दिया। दूध और ब्रेड, क्या ये वही नहीं जो उसने सुबह मुफेंग के लिए खरीदा था? ये सोचते ही उसने तुरंत पूछा, ये चीज तूने खुद खरीदी है? बिल्कुल नहीं, मेरे पास इतना पैसा कहाँ जो इतनी अच्छी चीज खरीदूं। तो कहाँ से मिली? मुफेंग ने दी है। बाई निंगबिंग को यकीन ही नहीं आया। दोबारा पूछा, किसने दी? दोबारा बोल। मेरे गॉडफादर मुफेंग ने। गू चेन कहते कहते खुशी से ब्रेड का बड़ा टुकड़ा काट लिया। बगल में खड़ी बाई निंगबिंग की आंखें तुरंत भर आईं, आंसू आंखों में घूमने लगे। सुबह उसने इस नाश्ते के लिए लगभग स्कूल आने में देर कर दी थी, पर मुफेंग ने न सिर्फ नहीं खाया बल्कि किसी और को दे दिया। गू चेन पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसे लगा बाई निंगबिंग शायद रो रही है। अच्छे मन से उसने एक ब्रेड बढ़ाई। मत रो, चाहे तो एक तुझे भी दे देता हूँ। मुझे लड़कियों के रोने से बहुत डर लगता है। पर इस बात ने बाई निंगबिंग को और भड़का दिया। उसने डेस्क से पैकेट उठाकर सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। गू चेन को डांटते हुए बोली, खा खा खा। किसने कहा तुझे खाने को? ये मुफेंग ने मेरे लिए दिया था, तू इसे छू भी मत, कहकर वो रोते हुए क्लास से बाहर भाग गई। गू चेन हैरान होकर उसे दूर जाते देखता रहा। धीमे से बुदबुदाया, दिन में सपना देख रही है क्या? हमेशा मुंह फेंग ही तेरे लिए खाना लेकर आता है। तूने कब उसे कुछ दिया? सच ही कहा है, जितनी खूबसूरत औरत उतना झूठ बोलती है। मैंने बेध्यानी से शियाओई का प्यार भरा नाश्ता किसी और को दे दिया, पर उसने बुरा मानने के बजाय उल्टा और अच्छे से पेश आना शुरू कर दिया। सिर्फ प्यार भरा नाश्ता ही नहीं, डबल भी करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एग्जाम में मुझे अपना आंसर शीट दिखाने की भी सोच रही थी। मॉक टेस्ट नजदीक आ गया। क्लास टीचर वांग बोयुआन ने मीटिंग में खास तौर पर मेरा और लास्ट रैंकर्स का नाम लेकर मन लगाकर एग्जाम देने को कहा। मैंने तुरंत वादा किया, फिक्र मत करो टीचर, इस बार मैं टॉप 20 में आकर दिखाऊंगा। बकवास बंद कर, अगर तू इस बार क्लास में लास्ट ना आया तो शुक्रिया अदा करूंगी। वांग बोयुआन ने हाथ हिलाया। मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। बगल में खड़ी सू वानरो को आखिर मौका मिल गया। अभी अभी बाई निंगबिंग से नाश्ते की पूरी बात सुनी थी। तुरंत मौके का फायदा उठाकर अपनी दोस्त के लिए बदला लेने लगी। मुंह फैंग, तू टॉप 20 में आना चाहता है? अगर मुझे गलत याद नहीं तो पिछली बार तू क्लास में 5वें लास्ट पर था। पर मैंने बिल्कुल जवाब नहीं दिया, सुना ही नहीं जैसा। सो वानरो का ये तंज कपास में मुक्का मारने जैसा रह गया। गुस्से से दांत भींच लिए। बाई निंगबिंग की आंखें अभी भी लाल थीं। गुस्से से भरकर सू वानरो को शिकायत करने लगी। वानरो, पहले जब भी मुंह फेंग मेरे लिए नाश्ता लाता था, अगर मैं नहीं खाना चाहती तो सीधे फेंक देता था, कभी किसी और को नहीं दिया। पर मुफेंग ने बहुत ज्यादती की। वो नाश्ता जो मैंने खास उसके लिए तैयार किया, उसने किसी और लड़के को दे दिया। बाई निंगबिंग की समझ में अगर उसने पहले मुफेंग का नाश्ता फेंका भी तो वो सिर्फ फेंकना था, किसी को दिया नहीं। पर मुफेंग ने उसकी लाई हुई चीज किसी और को दे दी। ये तो बिल्कुल माफी के लायक नहीं। बगल में खड़ी सू वानरो अपनी दोस्त को इतना रोता देख मन ही मन उतावली थी सीधे मेरे पास जाकर 2 थप्पड़ जड़ने के लिए। तुरंत बाई निंगबिंग को दिलासा देती हुई बोली, निंगबिंग, इतना दुख मत कर। मुफेंग ने ये बात ज्यादती की है और तुझे हार नहीं माननी चाहिए। उसे सीढ़ी देनी होगी। मुझे लगता है उसने ये इसलिए किया क्योंकि तू पहले हमेशा उसका दिया नाश्ता फेंकती थी, इसलिए उसे बुरा लगा। वो बदला ले रहा है। तुझे थोड़ा सहन करना होगा, नहीं तो पहले की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कल तो मॉक टेस्ट है, उसके पढ़ाई के लेवल को देखते हुए खुद पेपर लिखे तो अच्छा नहीं करेगा। पर दोपहर को तूने सीटिंग अरेंजमेंट देखा था ना? तुम दोनों उसी सेंटर में हो, सीट भी आगे पीछे है। जब एग्जाम के वक्त तू पेपर पूरा लिख ले तो अपना आंसर शीट डेस्क के दाहिने ऊपरी कोने में रख देना, ताकि मुफिंग नकल कर सके। अगर इस बार उसका पेपर अच्छा गया तो वो जरूर तेरा एहसानमंद होगा। सू वानरो का दिमाग एक बार फिर चल पड़ा। उसने बड़ा तगड़ा आइडिया दिया। बाई निंगबिंग ने लाल आंखें मलते हुए धीमे से पूछा, वानरो, ये सच में काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। ये तो तेरे हाथों उसकी मदद है। अब वो तेरा मजाक भी नहीं उड़ा पाएगा। पर मैं अपने आंसर तुझे दिखाऊंगी तो तू क्या करेगी? सू वानरो ने बड़ा त्याग भरा अंदाज अपनाया। कोई बात नहीं, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, इतना त्याग मैं कर सकती हूँ। बस तेरी खुशी चाहिए। वानरो, थैंक यू, मैं कल फिर कोशिश करूंगी। उम्मीद है मुफेंग इस बार मेरी दी हुई सीढ़ी उतर आएगा। बाई निंगबिंग एहसानमंद होकर सू वानरो को देखने लगी। आंखों में फिर से पानी आ गया। और इस वक्त मुझे इन सारी चालबाजियों की भनक तक नहीं थी। मैं तो पूरी तरह पढ़ाई में डूबा हुआ था। सेल्फ स्टडी खत्म होने से पहले मैंने बड़ी सी अंगड़ाई ली और बगल में बैठी शियाओ यी से कहा, शियाओ यी टीचर, तुम्हारा समझाने का तरीका इतना क्लियर है, क्लास में टीचर से सुनकर भी इतना अच्छे से समझ नहीं आता। ये सुनते ही शियाओ यी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। हकलाते हुए बोली, ना नहीं, ऐसा नहीं, टीचर थोड़ा जनरल तरीके से पढ़ाते हैं। मैं तुम्हें अपने रोज के सवाल हल करने के अनुभव से समझाती हूँ।
हे तो मुझे शियाओई टीचर का ही खास तरीका पसंद है। मैं सामने बैठी दिनों दिन नरम और प्यारी होती शियाओई को देखकर मन ही मन बेचैन हो गया। दिल कर रहा था उसका गाल पकड़कर एक किस कर लूं, पर अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने पूछा, अरे रुको, शियाओई तुम्हारी उम्र अभी कितनी है? शियाओई थोड़ा चौंक कर धीमे से बोली, इस साल 18 हूँ, पर एक महीने में बर्थडे है। तो मतलब शियाओई अभी माइनर है। मेरे दिल में तुरंत ठंडक फैल गई, पूरी तरह होश में आ गया। अगर अभी मैंने शियाओ ई को किस किया तो सीधे कम से कम 3 साल की सजा, ज्यादा से ज्यादा जान से हाथ धोना पड़ सकता है। मुझे ठंडा पसीना आ गया। अच्छा हुआ अभी तक काफी संयम रखा था, कोई गलत कदम नहीं उठाया। थोड़ा और सब्र, अगले महीने अप्रैल आते ही उसकी बर्थडे के बाद ठीक रहेगा। शियाओ ई मासूमियत से मुझे देखती रही। उसे बिल्कुल पता नहीं था अभी अभी मेरे दिमाग में कैसा तूफान चल रहा था। छुट्टी की घंटी बजते ही मैं हमेशा की तरह पहले शियाओ ई को घर छोड़ने गया। रास्ते में मैंने अचानक भौं सिकोड़कर उससे कहा, शियाओ ई, क्लास के सारे स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि टीचर भी यकीन नहीं करते कि मैं टॉप 20 में आ सकता हूँ। अगर इस बार मैं सच में टॉप 20 में आ गया तो तुम मुझसे एक वादा करोगी? क्या वादा? पहले नहीं बताऊंगा, बस बताओ करोगी या नहीं। नहीं भी करोगी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धमकाऊंगा या जबरदस्ती नहीं करूंगा। पर मुफेंग, तुम खुद ही गले पर चाकू क्यों रख रहे हो? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अगर तुम राजी नहीं होगी तो मैं गला काट लूंगा। वैसे भी मैंने तुम्हें धमकाया या जबरदस्ती नहीं की ना। तो पहले चाकू गले से हटाओ, बहुत खतरनाक है। तो राजी हो या नहीं? अच्छा ठीक है, राजी हूँ। उसका यह जवाब पाकर मैं संतुष्ट होकर अपने हाथ का काल्पनिक चाकू वापस रख लिया। मन ही मन खुद पर हंस रहा था। अपनी जबान की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। मैथ्स और इंग्लिश में तो लगभग फुल मार्क्स ले सकता था। टॉप 20 में आना कोई बड़ी बात नहीं थी। जब मैं ये कर दिखाऊंगा तब शियाओई को बताऊंगा कि अब से हमेशा सिर झुकाकर मत चलना। धीरे धीरे अपनी शर्मीली और डरपोक आदत बदलनी होगी। यही तो पहला कदम था। अच्छा, आज रात हवा तेज है, ज्यादा बात नहीं करूंगा। तुम्हें ठंड लगने का डर है? घर पहुंचकर हम क्यू क्यू पर बात करेंगे। क्यू क्यू पर बात? मतलब क्या होता है? मतलब क्यू क्यू ऐप पर मैसेज करना। शियाओ ये ने आधा समझते हुए सिर हिलाया, धीरे से बोली, तो मुफिंग जल्दी घर जाओ, तुम्हारे घर पहुंचते ही हम क्यू क्यू पर बात करेंगे। उसके कमरे की लाइट जलती देखकर मेरी मुस्कान धीरे धीरे गंभीर हो गई। दिल में उदासी उमड़ आई। शियाओई, काश तुम हमेशा ऐसी ही मासूम और प्यारी रहो। पिछले जन्म में मैंने तुम्हारा बहुत एहसान लिया है। तुमने जो आंसू मेरे लिए बहाए उसका कर्ज इस जन्म में भी चुकाना बाकी है। ये सोचते ही मैंने तुरंत फोन निकालकर अपना क्यू क्यू सिग्नेचर बदल दिया। जवाब बहुत लंबा है, मैं तुम्हें एक आवाज में जवाब देना चाहता हूँ। तैयार हो सुनने के लिए? और शियाओई घर पहुंचकर हमेशा की तरह अपनी डायरी खोलकर लिखने लगी। 2013 6 मार्च, जहां तुम जाना चाहो मैं साथ चलूंगी। जो तुम्हें पसंद है मैं वही करूंगी। जो भी वादा तुम मुझसे लोगे मैं बिना शर्त उसे पूरा करूंगी। बस तुम हो तो मैं तैयार हूँ। मुफेंग, कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, जरूर बेस्ट करना। दूसरी तरफ लियू परिवार में बाई निंगबिंग पूरी रात में 3 पेपर सॉल्व करके सोने से पहले क्यू क्यू खोल कर देखी। ठीक उसी वक्त उसकी नज़र मेरे बदले हुए नए सिग्नेचर पर पड़ी। बाई निंगनिंग की आंखें तुरंत चमक उठीं। जवाब बहुत लंबा है, एक आवाज में जवाब देगा। क्या मतलब? सच में वानरो सही कह रही थी? मुफेंग सिर्फ मुझे पसंद न करने का दिखावा कर रहा है? ये तो सोच ही नहीं सकती थी कि वो क्यू क्यू सिग्नेचर में चुपके से कन्फेशन करने का तरीका निकालेगा। थोड़ा पुराना तरीका है, पर मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अभी मैं भी उसे पसंद करती हूँ, बस अपनी बात कहने का तरीका थोड़ा गुप्त रखा है। तो अब से मुझे थोड़ा पहल करना होगा ताकि मुफेंग को समझ आए कि उसे पाने की उम्मीद अभी भी है। चाहे वो कितना भी ठंडा और बेरुखा व्यवहार दिखाए, सब बनावटी होगा। बाई निंगबिंग खुश होकर मुस्कुरा उठी। उसने भी अपना पर्सनल सिग्नेचर बदल दिया। आराम से सुनूंगी। एग्जाम का दिन जल्दी ही आ गया। मैंने शियाओ ई के लिए खरीदा नाश्ता लेकर उसे एग्जाम सेंटर पर ढूंढा। दूसरे ही देखा ये लड़की क्लास के गेट पर टेक लगाकर सिर झुकाए हिंदी की कविता की किताब पकड़े धीरे धीरे रट रही है। एग्जाम शुरू होने वाला है फिर भी लास्ट मिनट क्रैमिंग कर रही है। मुंह फेंग गुड मॉर्निंग, 2 लाइनें और याद कर लूं, कोई मार्क्स ना खो दो। ठीक है, ये नाश्ता है, मैं देखूंगा तुम खत्म करो फिर जाऊंगा। शियाओ ई ने सिर हिलाकर छोटे छोटे कौर में नाश्ता खाना शुरू किया। उसके मुंह के खुलने बंद होने पर मेरी नज़र वहीं ठहर गई। दिल में लगातार बुदबुदाता रहा, नहीं नहीं, संयम रखना है। अगले महीने, कम से कम अगले महीने शियाओ यी की बर्थडे के बाद ही कुछ हो सकता है। शियाओ यी नाश्ता खत्म करके होठों के कोने पर ब्रेड का टुकड़ा लगा रह गया। मैंने हाथ बढ़ाकर हल्के से कहा, हिलना मत, कुछ लगा है होंठ पर हाथ बढ़ाते ही 2 लड़के आपस में खेलते हुए तेजी से भागे। ध्यान में देते हुए बगल में खड़ी शियाओ यी से सीधे टकरा गए। शियाओ यी पैर से लड़खड़ाकर आगे गिरती हुई सीधे मेरी गोद में समा गई। सीने पर उसका सॉफ्ट टच महसूस होते ही मेरी आंखें फैल गईं। पूरे शरीर का खून जैसे सिर की तरफ दौड़ पड़ा। अगर यहाँ स्कूल न होता तो मैं जरूर शियाओई को कसकर गले लगा लेता। दोबारा जन्म लेने के बाद से यही सबसे ज्यादा करने का मन कर रहा था मुझे, पर होश ने मुझे रोक लिया। अभी बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। मैंने खुद को संभालते हुए शियाओई को गोद से उठाकर सीधा किया। धीमे से पूछा, कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ। शियाओई का चेहरा शर्म से खून टपकने जैसा लाल हो गया। अभी अभी उस पल उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। लड़के के गर्म सीने ने उसे इतनी सुरक्षा का एहसास दिया जो पहले कभी नहीं मिला।
एक सेकंड के लिए तो उसे लगा हमेशा इसी गोद में रहना चाहिए। एग्जाम सेंटर के पास पहुंचकर मैं और शियाओ ये अलग हुए। क्लास में जाकर अपनी सीट पर बैठा तो हैरानी से देखा बाई निंगबिंग ठीक मेरी सामने वाली सीट पर बैठी थी। एग्जाम की घंटी अभी नहीं बजी थी, पेपर भी नहीं मिला था। बाई निंगबिंग ने अचानक मुड़कर कहा, मुफेंग, एग्जाम में मैं लगभग 2 घंटे में पेपर खत्म कर लूंगी। तब मैं अपना पेपर डेस्क के दाहिने ऊपरी कोने में रख दूंगी। तुम मौका देखकर नकल कर लेना, बस मॉनिटर को पकड़ने मत आना। मैं एक पल के लिए ठिठका। तेरा मतलब है मुझे तेरा पेपर नकल करने को कह रही है? और नहीं तो क्या। उसका अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था। हिंदी के एग्जाम में नकल करने लायक कुछ खास नहीं होता, पर प्रैक्टिस समझकर करना। दोपहर मैथ्स के एग्जाम तक तुम्हें अनुभव भी मिल जाएगा, फिर सुविधाजनक एंगल भी ढूंढ सकोगे। भाई निंगबिंग की आवाज़ बहुत नरम थी। पहले वाली उसकी घमंडी अंदाज बिल्कुल गायब थी। पर मैं बस होंठ सिकोड़कर धीमे से हूं कहकर उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। भाई निंगबिंग को गुस्सा आ गया, भौं सिकोड़ ली। मॉनिटर करने वाली टीचर ने जब पेपर पीछे भेजे तो उसने फिर धीमी आवाज में मुझसे कहा, मुफैंग, याद रख जो मैंने अभी कहा। मैंने हाथ बढ़ाकर आया हुआ पेपर लिया, बिना उसकी बात सुने। मन ही मन हंसा। तेरा नकल करूंगा, मजाक कर रही है क्या? साइंस को छोड़ दे, पूरी क्लास में सिर्फ शेन जी का ही स्कोर मुझसे ऊपर है। किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बस बात यह है कि यहाँ बैठे सब लोग मेरी नज़र में काफ़ी नहीं है। मैंने पेपर लेकर तुरंत नज़र दौड़ाई, तुरंत कलम उठाकर तेजी से लिखना शुरू किया। दोबारा जन्म लेने से पहले हिंदी तो पहले से ही मेरी स्ट्रांग सब्जेक्ट थी, बस पहले मैं आल्स में एस्से लिखने में मन ही लगाता था। इसी वजह से हिंदी के मार्क्स बहुत कम आते थे और पूरी क्लास मान चुकी थी कि मैं किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो सकता। मैंने होठों पर हल्की मुस्कान लाई। इस बार सबको मेरी असली काबिलियत दिखानी है। 1.5 घंटे से कम में ही मैंने सारे सवाल पूरे कर लिए। कलम रखकर आराम से डेस्क पर लेट गया, फुर्सत का इंतजार करने लगा। पर जिसने एग्जाम से पहले वादा किया था मुझे नकल कराने का, वो बाई निंगबिंग एग्जाम के आखिरी 20 मिनट पर जाकर पेन रोक पाई। उसने खास तौर पर अपना पेपर दाहिने ऊपरी कोने में सरकाया ताकि मुझे इशारा हो कि जल्दी नकल कर लो। पर मुड़कर देखा तो मैं पहले से डेस्क पर सोया हुआ था। बाई निंगबिंग तुरंत घबरा गई, धीरे से पैर से मेरी डेस्क को हल्के से खटखटाया, आवाज दबाकर बोली, मुफैंग सो मत, जल्दी उठ, जल्दी मेरा आंसर नकल कर। पर मैंने बस अपनी नींद की पोजीशन बदली और कोई हलचल नहीं की। मुफैंग तू सुअर है क्या, इतना गहरा सोता है? बाई निंगबिंग ने कई बार कोशिश की जगाने की, आखिर हार मानकर मुड़कर खुद अपने पेपर की गलतियां चेक करने लगी। कानों को आखिर शांति मिली। मैं मन ही मन हंस रहा था। बाई निंगबिंग, तुझे नहीं पता जानबूझकर सोने का नाटक करे, वो कितना भी जगाओ नहीं जागता। टाइम बहुत तेजी से बीता। जल्दी ही दोपहर का मैथ्स एग्जाम आ गया। पर बाई निंगबिंग को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस एग्जाम में मैं तो शुरू होते वक्त भी सेंटर में नहीं पहुंचा था। मुफेंग आखिर कहाँ गया? क्या उसने एग्जाम ही छोड़ दिया? बाई निंगबिंग सीट पर बैठे बैठे परेशान की जा रही थी। तभी सेंटर के गेट पर मेरी आलसी सी आवाज आई, रिपोर्टिंग। मॉनिटर कर रही यूएशियन टीचर ने मुझे देखकर भौं सिकोड़ी। मुफेंग, एग्जाम शुरू हुए 2.5 मिनट हो गए, तुम अभी क्यों आए? सच में सॉरी टीचर, दोपहर में पेट खराब हो गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। ठीक है, जल्दी सीट पर जाओ। एग्जाम की मॉनिटरिंग करने वाला टीचर बोर्ड एग्जाम में इतनी नरमी नहीं दिखाएगा, वहां टाइम की परवाह करना सीखना होगा। जी टीचर, मैंने हल्के से हंसा। तेजी से अपनी सीट पर जाकर मैथ्स का पेपर उठाया, तेजी से लिखना शुरू किया। एग्जाम का टाइम बहुत तेजी से बीता। जल्दी ही आखिरी इंग्लिश का एग्जाम आया। पिछले कुछ दिनों के इन एग्जाम में मैंने एक भी सवाल बाई निंगबिंग से नकल नहीं किया, तो इस आखिरी एग्जाम में बाई निंगबिंग की टेंशन दुगनी हो गई। उसने मुड़कर देखा, मैं फिर से डेस्क पर लेटा सो रहा था, एस्से तक नहीं लिखा था। तुरंत घबराई, अपना अधूरा एस्से भी छोड़कर पेपर दाहिने ऊपरी कोने पर सेट किया। आवाज दबाकर बोली, मुफेंग जल्दी नकल कर, तू 2 दिन से सो रहा है, अगर अब भी मेरा नकल नहीं किया तो फिर लास्ट आएगा। पर मैं तो बस खिड़की के बाहर देखते हुए खोया रहा, उसकी बात बिल्कुल नजरअंदाज करता रहा। भाई निंगबिंग को गुस्सा आया, चेहरा लाल होकर दांत भींचते हुए बोली, मुफेंग तू बहरा हो गया है क्या? गुस्सा आ गया मुझे, बात क्यों नहीं करता? वो सच में परेशान हो गई थी, बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि उसकी हरकत और आवाज बढ़ती जा रही है। असल में यूएशियन टीचर पिछले 2 दिनों से बाई निंगबिंग पर नजर रखे हुए थी। हर एग्जाम में उसे बार बार पीछे मुड़ते देखा। इस बार उन्होंने नजरअंदाज नहीं किया, सीधे बाई निंगबिंग के पास आकर बोली, बाई निंगबिंग अभी एग्जाम चल रहा है, अगर अब बार बार पीछे मुड़ी तो नियम तोड़ने के केस में इसे चीटिंग मानूंगी। टीचर सॉरी। ये सब देखकर पूरे हॉल की नजर उसी की तरफ खिंच गई। बाई निंगबिंग शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठी, गुस्सा और शर्म से चेहरा डेस्क में गड़ाना चाहती थी। उसकी बेइज्जती देखकर मैं पूरे टाइम अंदर ही अंदर हंसता रहा, कंधे कांप रहे थे। अब तो कान भी पूरी तरह शांत हो गए। एग्जाम खत्म होने वाली रात बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। शियाओई खिड़की के बाहर देखकर बहुत फिक्रमंद हो गई। मुफेंग, बाहर इतनी तेज बारिश है, आज मुझे मत छोड़ो, नहीं तो तुम्हें पूरा रास्ता भीगते हुए तय करना पड़ेगा। नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़कर वापस आऊंगा। बाइक चलाकर तुम्हें भिगाना नहीं चाहती, मुझे डर है तुम बीमार पड़ जाओगे। शियाओई की आवाज काफी पक्की थी, इस तरह की बातों में वो कभी मेरी नहीं सुनती। मैंने आंखें सिकोड़ते हुए फिर से अपना झांसा वाला अंदाज अपनाया। सोचो, मैं तेज चला सकता हूँ, पहले तुम्हें जल्दी घर छोड़ दूंगा, तुम ऊपर जाकर मुझे छाता दे देना, फिर मैं छाता लगाकर वापस चला जाऊंगा। इस तरह तुम बिल्कुल नहीं भीगोगी, मैं थोड़ा भीगूंगा। ये तो हम दोनों साथ भीगने से कहीं बेहतर है ना? पर बहुत हो गया परो, बारिश तेज हो रही है, जल्दी बैठो, नहीं तो हम दोनों ही भीग जाएंगे। शियाओई आखिर मेरी बात नहीं टाल पाई, मजबूरन बाइक की पिछली सीट पर बैठ गई।
उसने पीछे से हल्के से अपनी बाहें मेरी कमर के इर्द गिर्द रखीं। नाक में उस जानी पहचानी लड़के की खुशबू भर गई। अचानक दिमाग में एक गाना गूंज उठा। 7 साल की उम्र में एक तितली पकड़ी और सोचा पूरी गर्मी पकड़ ली। 17 साल की उम्र में उस लड़के की कमर पकड़ी और सोचा हमेशा के लिए साथ हो गई। दूसरी तरफ घर पहुंची बाई निंगबिंग को याद आया कि इन दिनों मैंने उसे नजरअंदाज किया, सेंटर में उसे शर्मिंदा भी किया। गुस्सा और भी भड़क उठा। उसने फोन निकालकर मेरे क्यूक्यू चैट बॉक्स में गुस्से में मैसेज करने शुरू किए। हर एग्जाम में मैं जानबूझकर लेट आया, फिर भी उसकी मदद कदर नहीं की, ऐसी शिकायतें करती रही। मैंने ये मैसेज पढ़कर बस बेध्यान होकर सोचा, स्कूल की परेशानी से बचा और घर आकर भी उसके मैसेज बॉम्बार्डमेंट से नहीं बच पाया। मैंने तुरंत जवाब दिया, कोई खास वजह नहीं है, बस तेरा आंसर नकल नहीं करना चाहता था। भाई निंगबिंग ये जवाब पढ़कर कुछ सेकंड हैरान रह गई। फिर उसे अपने दिमाग में उठे शक पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। तुरंत पूछा, तो तुमने एग्जाम में जानबूझकर मेरी बात न सुनने का नाटक किया? मुझसे नकल नहीं करना चाहा? मुझे तो लगा तुझे पहले से पता था। मुझे नहीं पता था तू पूरे 4 एग्जाम इतने पक्के इरादे से टाल गया। मैंने तो इतनी साफ बात कही सीढ़ी के तौर पर। क्या तुझे समझ नहीं आया? नहीं समझ आया, उसने तुरंत जवाब भेजा। पर मैंने तेरे सिग्नेचर के जवाब में तो अपना सिग्नेचर तक बदल लिया। अब तो समझ में आ ही गया होगा। मैं ये सब पढ़कर बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। कैसा पर्सनल सिग्नेचर? मैंने काफी देर बाद जाकर बाई निंगबिंग का बदला हुआ नया सिग्नेचर देखा। तुम धीरे धीरे बताओ। तभी बाई निंगबिंग का अगला मैसेज आया। 2 दिन पहले जब मैंने पार्क में पूछा था कि तू जानबूझकर मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है, तूने कहा, तू सोचो घर जाकर मैंने सिग्नेचर बदला। वो सिग्नेचर साफ तौर पर मुझे इशारा था ना। मैंने भी उसी हिसाब से जवाब में सिग्नेचर बदला। इतना सफ रिस्पॉन्स तुझे समझ नहीं आया क्या? मुझे तब समझ आया कि बाई निंगबिंग ने मेरे सिग्नेचर को अपने लिए एक जवाब समझ लिया। मुझे सच में इस पूर्ण मूर्ख जैसी लड़की पर हंसी आ गई। अभी मुझे इतना गुस्सा आया कि लगभग उल्टी होने वाली थी। मैंने तुरंत बाई निंगबिंग को फ्रेंड लिस्ट से हटा दिया। फोन बगल में फेंक कर आराम से सवाल हल करने लगा। दूसरी तरफ काफी देर तक मेरा जवाब न आने पर बाई निंगबिंग मन ही मन खुश हो रही थी। जरूर मेरे पकड़ में आ गया। अपने अंदर की बात छुपाने की कोशिश में स्क्रीन के उस पार सोच रहा होगा कि मुझसे कैसे सफाई दे। बाई निंगबिंग मुस्कुराते हुए तेजी से स्क्रीन पर टाइप करने लगी। अच्छा अच्छा, ज्यादा भावुक मत हो। मैं ये सब इसलिए कर रही थी ताकि तुझे पता चले कि मुझे पहले से पता है तू चुपके से मुझे पसंद करता है।